जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। आज एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसके थ्रू हम आपके एफकेट के लिए स्टैटिक जीके को कंप्लीट करेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री से, जहां पे आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल, मॉडर्न तीनों को वन गो में खत्म करेंगे। मैंने यहां पे रैंडम क्वेश्चंस ऐड नहीं किए हैं तुक्के के बेस पे, मैंने यहां पे कंप्लीटली पढ़ाया है जिससे आपको हेल्प मिले। आप चाहे किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आप जैसे चाहो इस वीडियो को देख सकते हो। सेकेंड चीज, आज की भागदौड़ की जिंदगी में हम अपने रियल लाइफ हीरोज को भूल गए हैं। आज की ये जो सीरीज है कंप्लीटली, ये डिफेंस मैनिया फैमिली डेडिकेट करती है हमारे रियल हीरोज को। आज की सीरीज डेडिकेट करते हैं हम कैप्टन विक्रम बत्रा को, पीवीसी। इस सेशन को कंप्लीटली देखने के बाद आप इनके बारे में रिसर्च करोगे और इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जानोगे। बहुत लोगों को आई गेस पता भी होगा, क्योंकि आप सब डिफेंस एस्पिरेंट है, तो ये आपका फर्ज है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एंड आराम से बैठ जाओ, क्योंकि सेशन लंबा होगा। बहुत सारी चीजें मैं आपको नोट कराऊंगा। एंड प्लीज, अगर बाय एंड ऑफ द सेशन आपको सेशन अच्छा लगे तो अपना फीडबैक करके जाना। बाकी की सारी वीडियोस के लिए डू सपोर्ट अस और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि सब कुछ आपको अपडेट मिलता रहे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, इसके 2-3 नाम हैं। ये इंडस रिवर के तट पे था, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हम फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, क्योंकि ये पहली नगरीय सभ्यता थी। इसी की अगर मैं बात करूं तो इसको हम ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसी सिविलाइजेशन में ब्रोंज जो है वो पाया गया था। आगे की बात करें, अगर मेजर साइट्स की बात करें तो अफगानिस्तान में आप देख रहे हो, मान लो कि ये मेरा पुतला है, ये मैं हूं, ठीक है। मेरी हाइट है भैया 6 फीट की। अगर मैं अफगानिस्तान गया और वहां पे भारत देश की बात, उन्होंने मेरा अगर गला काट दिया तो डेफिनेटली मेरी मुंडी गायब हो जाएगी। तो एक साइट आप याद करेंगे, मुंडी घाक। अगर मेरी मुंडी गायब हो गई तो मेरी हाइट 6 फीट से कुछ इंच शॉर्ट हो जाएगी। तो शॉर्टुगई, आई होप जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे दैट मुंडी घाक एंड शॉर्टुगई, 2 फेमस साइट्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, इज नाउ पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान आप देख रहे हो, बवंडर इनका। पाकिस्तान, जितने भी जहरीले नाम होते हैं ना, जो बचपन से मैं डराते आए हैं, हड़प्पा, मोहेंजोदारो, चनहुदरो, सुतका गैंडोर, जो हमारे सपने में आ सकते हैं, ये सारी साइट्स आपके पाकिस्तान में पाई जाती है। उसके बाद गुजरात के अंदर हमारा लोथल है, रंगपुर है, धौलावीरा है एंड सुरकोटदा है। हरियाणा में आपका राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट साइट है। इससे पहले आप जो किताबें पुरानी होंगी उसमें आप पाओगे मोहेंजोदारो मेंशन है, बट नाउ राखीगढ़ी जो है वो बड़ी साइट है सबसे। कुनाल, मित्तल एंड बनावली। राजस्थान इज फेमस फॉर बैंगल्स, तो कालीबंगा, पीलीबंगा आप याद कर लेंगे एंड कुंडा। यूपी में आलमगीरपुर, हुलास एंड बड़ागांव। एमएच महाराष्ट्र में आपका दाइमाबाद। पंजाब में रोपर एंड जेएंडके में मांडा। अगर एफकेट में क्वेश्चन पूछता है कि ये पर्टिकुलर साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सी स्टेट में है, तो अब आपको नॉलेज है। अब बात करेंगे एक्सकेवेशन की। हड़प्पा को जब खोदा गया 1921 में, दयाराम साहनी ने खोदा। रावी नदी के तट पे ये बसा हुआ है। रावी नदी का ओल्ड नेम परुशिनी भी है। क्या है? परुशिनी। यहां पे वर्कमैन यानी लेबर्स के क्वार्टर मिले हैं। सिमेट्री यानी कि H+R37 इसके 2 नाम थे। डाइस मिला है यहां से एंड आपके कॉपर मेड मिरर भी मिला हुआ है। उसके बाद बात करेंगे मोहेंजोदारो। 1922 में राखल दास बनर्जी ने सर्च किया इसको, जो कि इंडस रिवर के तट पे है। पहले इसको लार्जेस्ट साइट माना जाता था, लेकिन अब राखीगढ़ी आप टिक करके आएंगे। यहां पे द ग्रेट बाथ पाया गया, आप फोटो देख सकते हैं। यहां पे अन्नागार ग्रेनरी पाई गई। एंड ये जो फेमस क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्रोंज इमेज ऑफ वुमेन डांसर कहां पाई गई, जो मूर्ति है वो भी आपकी मोहेंजोदारो में पाई गई। पशुपतिनाथ यानी कि प्रोटो शिवा की यहां पे से साक्ष्य यहां पाए गए। एंड मेसोपोटामिया की 2 सील्स मिली हैं जो दर्शाती हैं कि हम ट्रेड करते थे, मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड भी करते थे। देखो, आराम से पढ़ना, 3-4 घंटे लग जाएंगे कंप्लीट करने में, मुझे पता है, तो नोट्स बनाते रहना। एंड प्लीज, ये एक बार में कंप्लीट हो जाएगा, तो बीच में मत छोड़ देना, क्योंकि एक बार छोड़ दिया फिर दोबारा एग्जाम तक नहीं पढ़ पाओगे। लोथल के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रिवर पे है, ये आप छोड़ सकते हो। लोथल को हम पोर्ट सिटी बोलते हैं, जहां पे राइस हस्क पाया गया था, आपको आर्टिफिशियल डॉकयार्ड ही पाया गया था, एंड सिग्नल फायर अल्टर्स भी यहां से
मिले हैं। नेक्स्ट आपका आता है कालीबंगा। आपको याद होगा बंगा इज फॉर राजस्थान, यहां से आपको 7 फायर अल्टर्स मिले हैं। इसके बाद डेकोरेटेड ब्रिक्स मिली हैं एंड जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बनावली आपका हरियाणा है, मैंने आपको बताया था, जहां पे क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस मिली हुई है, टॉय प्लग मिले हुए हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं चानहुदरो, अगर आपको एग्जाम में कोई भी कॉस्मेटिक सामान मिल जाए तो आप पाकिस्तान का चानहुदारो टिक कर दोगे, जैसे कि इंक पॉट, बीड मेकिंग वर्कशॉप, सिटी विदाउट सीडल एंड लिपस्टिक। जितने भी कॉस्मेटिक के सामान थे वो सारे चानहुदरो में मिले हैं। पाकिस्तान का जब इंडिया पाकिस्तान से मैच होता है तो मुझे पता है तुम लोग कैमरे के थ्रू क्या देख रहे होते हो, राइट। सो ध्यान रखना, चानहुदारो पाकिस्तान एंड मेकअप का सामान। धौलावीरे से बाबू आपको स्टेडियम मिला है। अब एक बात बताओ, एक स्टेडियम कब कहलाएगा? जब बारिश में इसके अंदर पानी ना भरे, राइट, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम एक्सीलेंट होना चाहिए। तो यहां से स्टेडियम भी मिला है और क्या मिला है? एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम। इसके अलावा अगर कोई स्टेडियम होगा तो यहां पे जगजीवन स्टेडियम लिखेंगे हम, एक बोर्ड भी होना चाहिए, तो यहीं से आपका साइन बोर्ड भी मिला है। और 3 पार्ट में बांट देते हैं धौलावीरा को, 3 पार्ट में से ये बांटा गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। अब ना एक बात समझना, आप देखना कि इस सिविलाइजेशन की सिटीज जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड थी, अपर एंड लोअर। ऐसा माना जाता है कि अपर पे हाई क्लास जो व्यापारी वगैरह थे वो लोग रहा करते थे, एंड लोअर लेवल पे आपके वेस्ट और ईस्ट में आपके लेबर क्लास रहा करते थे। लेकिन धौलावीरा में ऐसा बिल्कुल नहीं था। धौलावीरा को 3 पार्ट में भी हमने पढ़ा पाया गया था। ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वेयर सराउंडेड बाई सिडल हर जगह घिरा हुआ था, लेकिन चानहुदरो को छोड़ के। ऑल रोड यूज टू इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, मतलब कि सारे रोड कुछ इस तरीके से बनाए जाते थे। इसके बाद जो मेन गेट है, जो आपके घर के द मेन गेट्स ऑफ हाउस ओपन मेन रोड पे खुलते थे, लेकिन लोथल में ऐसा नहीं था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को किस एनिमल के बारे में नहीं पता था? तो वो थी आपकी कौन? काऊ। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि किस मेटल के बारे में इंडस वैली के लोगों को नहीं पता था? तो आप टिक करेंगे आयरन। किसके बारे में नहीं पता था? तो आप बोलेंगे आयरन। किस एनिमल के बारे में नहीं पता था? तो आप बोलेंगे काऊ। थोड़ी बहुत चीजें आप और जान लो। अगर मैं ये बात करूं, ट्रेड की बात करूं, तो ये देखा गया है सबसे पहले कि हम लोग कॉपर टिन वगैरह मंगाया करते थे। क्या करते थे? कॉपर टिन मंगाया करते थे। टिन कहां से? हम टिन मंगाते थे आपके अफगानिस्तान से। कहां से? अफगानिस्तान से। हमारे संबंध तब अच्छा हुआ करता था, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और बताता हूं, इंपोर्ट वो छोड़ दो, एक चीज और समझते हैं। सबसे पहली चीज कि हम एक्सपोर्ट क्या करते थे, हम लोग उनको एक्सपोर्ट क्या करते थे। देखो, इंपोर्ट में आप टीन लिखेंगे, उसके बाद गोल्ड लिखेंगे, ठीक है, आप लिखेंगे सिल्वर, ठीक है, इंपोर्ट में। एक्सपोर्ट में लिखेंगे आप कॉटन। क्या लिखेंगे आप? कॉटन। कॉटन का यूज हम जान गए थे उस टाइम पे, ठीक है, कपास। उसके बाद आप लिखेंगे वहां पे टेराकोटा। क्या? टेराकोटा, ठीक है। इसके बाद एक चीज और जान लो कि हमें सारे फूड ग्रेन्स के बारे में पता था, मतलब कि हम सारे फूड ग्रेन्स के बारे में जानते थे। लेकिन जो हमारा मेन क्रॉप था वो क्या था? आपका वीट। क्या था आपका? वीट। आप ध्यान रखना कि फर्स्ट कॉटन जो फार्मिंग है, फर्स्ट कॉटन फार्मिंग, ये तो नोट करते जाना, ये आपका इसी सिविलाइजेशन में पाया गया है। आगे बात करेंगे। अगर मैं रीजन की बात करूं तो आपको पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है यहां से, ठीक है। क्या मिली है? पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, और इन्हीं को, पशुपतिनाथ को ही मोस्ट प्रोमिनेंट माना गया है यहां पे। क्या माना गया है? मोस्ट प्रोमिनेंट माना गया है। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेंगे वो लोग, ठीक है। लेकिन और एक बात और है कि इंडस वैली के लोग पेड़ पहाड़ हर चीज की पूजा किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वैदिक एज। अच्छा, एक बात समझने वाली चीज है कि अभी हमने इंडस वैली पढ़ा, अब वैदिक एज आता है। वैदिक एज जो कि 1500 से 600 बीसी के बीच में माना जाता है। यहां भी 2 पार्ट हैं, एक है आपका वैदिक और एक आपका लेटर वैदिक। तो 1500 से 1000 के बीच जो होगा उसको हम बोलेंगे वैदिक, और 1000 से 600 बीसी के जो बीच होगा उसको हम बोलेंगे बाबू लेटर वैदिक। अगर वैदिक एज की बात करूं तो इसकी कहानी शुरू होती है आर्यन से। आर्यन को सुपीरियर नोबल कहा गया है।
कहा जाता है कि इनका जो माइग्रेशन था वो सेंट्रल एशिया से हुआ था और ये थ्योरी मैक्स मुलर ने दी थी। मैक्स मुलर जर्मनी के थे और इन्होंने बताया था कि आर्यन की जो लैंग्वेज है वो संस्कृत हुआ करती थी। अब ऋग्वेदिक एज पे आ जाते हैं जो कि 1500 से 1000 बीसी के बीच में माना जाता है। अगर मैं बात करूं कि एरिया क्या था ऋग्वेदिक आर्यन का, तो वो बोलते हैं सप्त सिंधु, यानी कि 7 लैंड बिटवीन 7 रिवर्स। कौन सी होंगी? इंडस, रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास, सतलज एंड सरस्वती। इसी को बोलते हैं हम 7 रिवर्स। अगर मैं पॉलिटिकल कंडीशन की बात करूं 1500 से 1000 बीसी के बीच में, तो सिंपल काम था। कबीले का सरदार जो था वो राजन हुआ करता था। मान लो बाबू एक कबीला है और कबीले में अब कुछ था नहीं युद्ध करने के लिए, तो कबीले के जो सरदार थे, जो राजन हुआ करता था, वो गाय भैंस के लिए लड़ते थे कि किसी पे अटैक किया, गाय तो थी नहीं, किसी भैंस पे अटैक किया, मतलब किसी कबीले पे अटैक किया और उनका सब कुछ छीन लिया। आपने मूवियों में देखा होगा। अब राजन को सपोर्ट करने के लिए 3 लोग होते थे, पुरोहित, सेनानी एंड ग्रामीणी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इग्नोर कर सकते हो। और जब राजन होगा उसको कंट्रोल करने के लिए भी होते थे, जिनमें बहुत सभा फॉर सीनियर सिटीजन, समिति फॉर कॉमन पीपल, विधाता, ओल्डेस्ट असेंबली को बनाता और गणा लोगों के बारे में। अब बात करते हैं वैदिक लिटरेचर के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करेंगे हम। 4 वेद होते हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड आपके अथर्ववेद। अब ये सारे जो वेद है ना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज आप जान लो कि इन वेदों में क्या क्या खास है, इस बारे में आपको मैं बताते जाऊंगा। सबसे पहले ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद की मैं बात करूं तो टोटल 10 पार्ट्स, यानी इसको हम मंडल बोलते हैं। टोटल 10 मंडल हैं इसमें। अगर मैं हाइम्स की बात करूं तो यहां पे 1028 हाइम्स हैं। बैटल ऑफ 10 किंग के बारे में, 10 राज्यों के बारे में बात की गई, लड़ाई के बारे में वो बात की गई है आपके 7th मंडल में। ये क्वेश्चन पूछते हैं। वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिस्टम की बात की गई है, वो है आपके 10th मंडल में। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के अंदर 3rd मंडल के अंदर पाया जाता है। एंड कहा जाता है कि 2 से लेके 7 तक जो मंडल्स हैं वो ओल्डेस्ट मंडल्स हैं। बाकी 1, 8, 9, 10 को बाद में चिपका दिया गया है इसके अंदर। तो आप इस बात को समझ के चलेंगे, ठीक है। अच्छा, वेदों को ना अपरुषेय कहा गया है। अपरुषेय का मतलब होता है कि इसकी रचना किसी भी मनुष्य ने नहीं की है। इसके बाद बाबू आता है आपका सामवेद। सामवेद के बाद बात करूं तो ये सामवेद एक समन वर्ड से डिराइव है। किससे? समन वर्ड से। हम इसको बोलते हैं कि ये जो इंडियन म्यूजिक है ना, इसका ये उत्पत्ति जो है आप इसको यहीं से मान सकते हो। सामवेद बोलते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं जानना है, लेकिन कुछ कुछ खास चीजें हैं कि भैया सोमवेद, ये सामवेद आपकी, इसको हम बोलते हैं इट इज द कलेक्शन ऑफ मेलोडीज। क्या बोलते हैं? मेलोडीज। उसके बाद आपके आते हैं यजुर्वेद की, ठीक है। यजुर्वेद के अंदर बाबू यज्ञ, यज्ञ क्या बोलते हैं? याजनास जो बोलते हैं, यज्ञ, यज्ञ जो पूजा पाठ करने के तरीके होते हैं, जो मंत्र वगैरह होते हैं, वो सब आपके यजुर्वेद में मेंशन है, ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें भी, ठीक है इसके बाद आपका आ जाएगा मेन अथर्ववेद। अथर्ववेद जो बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेद ऑफ ब्लैक मैजिकल साइंस, या फिर आप बोल लो कि आयुर्वेद का, मेडिसिन के लिए, उपचार के लिए जो आपके वेद हुआ करते थे, ठीक है। इसमें आपके आयुर्वेदा के लिए ये आपके अथर्ववेद, यानी कि ये म्यूजिक से होगा, ये प्रेयर, या प्रेयर मतलब बोले तो आपका यज्ञ वगैरह जो करते हैं उसका क्या रिचुअल्स होना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में इसने बताया यजुर्वेदा में। एंड अथर्ववेदा इज अबाउट ब्लैक मैजिकल साइंस। ये जो आप देखते होगे बस वगैरह में, अगर आप डीटीसी में ट्रेवल करते हो दिल्ली के, तो आप देखते हो ना बाबा बंगाली, वो अथर्ववेद पढ़ के आते हैं। तो इन ये भी सारी चीज़ें आपके ब्लैक मैजिकल, ये जो भी साइंस है ना, ये सब कुछ आपके अथर्ववेद में जो है वो पाई गई हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हमेशा की तरह, ठीक है। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वैदिक रिलीजन कैसा था? तो भैया इंद्र भगवान को टॉप प्रायोरिटी मानी जाती थी। अग्निदेव गॉड ऑफ मेरिएटर थे, यानी कि पंडित जी बोला कि आप हवन कराइए और जो यहां से धुआं उठते हुए जाएगा, ऊपर बात करते हुए आएगा, तो वहां से आपकी इच्छा पूरी होगी। तो अग्निदेव को हम गॉड ऑफ मेडिएटर बोलते हैं। एंड वरुण देव को गॉड ऑफ मॉरल वैल्यूज भी बोला जाता है। यार ऐसे करते करते हम बहुत थक जाएंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, 6 आपके 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी थी। क्या थी? स्कूल्स ऑफ फिलोसफी स्कूल थी, जिसमें सांख्या, जिसके फाउंडर कपिल मुनि होंगे, पतंजलि है ये, योगा के पतंजलि, एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है, न्याय के गौतम, विशेषिक के कानड़,
मीमांसा या पूर्वा के जामिनी एंड उत्तर मीमांसा के बैद्रयान। ये आप याद रखेंगे, 6 दर्शन के स्कूल हुआ करते थे, 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी इसके अंदर आपका ये माना जाएगा। अब बाबू आता है आपका नेक्स्ट में आपके हम पढ़ेंगे। अब देखो हमने क्या पढ़ा, हमने देख लिया कि ऋग्वैदिक एज जो है वो जा चुका है। क्या हुआ है, ऋग्वैदिक एज आपका हो गया। अब हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। अब मेन आएंगी आपकी महाजनपद। क्या आएगी, महाजनपद। अब देखना ऋग्वैदिक एज के बाद मैं बताऊंगा, ऋग्वैदिक एज के बाद आपका जनपद आते हैं, जनपद के अंदर महाजनपद। अब इसकी स्टोरी है, देखो अब इसकी स्टोरी है। आपको मैंने बताया था यहाँ पे, आप ध्यान देना, आपको मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि 500 से 1500 से लेकर 1000 तक यहाँ पे जो हमने कंडीशन पढ़ी थी वो क्या था, कबीला, राजन। अब 1000 BC के बाद क्या होता है कि लोहा आ जाता है। क्या होता है, लोहा जो है वो आ जाता है। अब 1000 BC के बाद, अब ये बात कर रहे हैं 1000 BC के बाद की, 1000 BC के बाद जब लोहा आता है तो डेफिनेटली राजन के पास जो आपका हथियार है वो लोहे का आ जाएगा। पहले लकड़ी का हुआ करता था, तो राजन बन गया अब राजा। और अब लड़ाई जमीन की होने लगी। अब गाय भैंस लड़ाई नहीं है, अब राजन जो है वो शक्तिशाली बन गया है, अब राजा जो है वो शक्तिशाली बन गया है। वहीं से कॉन्सेप्ट आता है आपका महाजनपद का। अगर मैं आपको महाजनपद के बारे में, आपको बहुत कुछ तो नहीं जानना है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत बताना चाहूं तो आप समझ सकते हैं कुछ ही चीजें। जैसे कि ये जान लो कि सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट करेंगे, काशी। काशी आपको पता है कौन सा है, काशी को जो आज भी हम वाराणसी बोलते हैं, राइट। कौशला, ये सारे आपके महाजनपद हुआ करते थे। आप कमेंट करके बताएंगे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद कौन सा था। अब बात आती है, महाजनपद बीत जाएगा, उसके बाद 600 BC आ गया। अब 6 से लेके 4th सेंचुरी, यानी कि 600 से लेके 400 तक, 1600 हम आ गए थे। अब 600 से लेके 400 तक की बात करेंगे। देखो महाजनपद आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको यहां पे मैं छोड़ता हूं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद कौन था आप ये मुझे बताओगे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं डायनेस्टीज के बारे में। किसके बारे में, डायनेस्टीज। अब देखो, अब आपका आएगा, नोट करेंगे आप, मगध एम्पायर। क्या नोट करेंगे, मगध एम्पायर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मगध एम्पायर। मगध एम्पायर के अंदर आपका हर्यंका डायनेस्टी आएगा। हर्यंका डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर है, फेमस रूलर, उसको हम बोलते हैं बिंबिसारा। अब देखो बिंबिसारा का सबसे पहला क्या था, आपको पता है कि महाजनपद बहुत सारे थे, तो बिंबिसारा के लिए आप पहला पॉइंट नोट करोगे कि इसने राजा बनते ही, ये बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। ये राजा बनते ही अंगा को क्या करते हैं, अंगा इज अ महाजनपद, अंगा को ये आपस में मिला लेते हैं, मतलब कि अंगा को एनेक्स कर लेते हैं। आप ये कह लो कि अंगा को एनेक्स कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक नई चीज चलाई, अंगा हो गया। अंगा के जो किंग थे, इनका नाम याद कर लो, ये आपके ब्रह्मदत्त। स्पेलिंग छोड़ देना, अब बस याद करते चले जाओ, ठीक है। तो बिंबिसारा के लिए फेमस है। अच्छा, उसके बाद इसका जो कैपिटल था वो क्या था आपका, राजगीर। आप इसको कॉमन में राजगीर। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, बिंबिसारा ऐसे थे जो शादी करके, मान लो कि बहुत 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में करें क्या कि शादी करके वो मिला लिया करते थे। मतलब कि मान लो किसी महाजनपद की रानी से शादी किया या उनकी बेटी शादी किया और उस जनपद को अपने डायनेस्टी में मर्ज कर लिया। तो बिंबिसारा इज फेमस फॉर, एक तो अंगा को एनेक्स किया था, दूसरा इनकी राजधानी कहां थी, राजगीर थी, और तीसरा मैट्रिमोनी के थ्रू ये अपना कहा करते थे। अच्छा, एक चीज याद कर लो, ये जो कौशला था, ये जो कौशला की प्रिंसेस से इन्होंने शादी करी थी, ठीक है। इसके बिंबिसारा को लेके एक चीज और बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, वो है इनके डॉक्टर, फिजिशियन को ये लोग जीवक बोलते थे। क्या बोलते थे, फिजिशियन को जीवक, PHYSICIN, फिजिशियन को क्या बोलते थे, जीवक। बिंबिसारा के बाद उनका बेटा अजातशत्रु आएगा। अजातशत्रु के लिए सबसे पहले फेमस है कि इसने वैशाली एंड कौशला को एनेक्स कर लिया, कौशला को एनेक्स किया। अजातशत्रु के लिए फेमस है। इसके बाद सबसे जो मेन बात आएगी वो ये है कि बुद्ध भगवान थे, उनकी जो मृत्यु होती है वो इसी दौरान में होती है, ठीक है।
और इसीलिए ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का अरेंजमेंट करता है। क्या करता है? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का अरेंजमेंट करता है। ध्यान देना, क्या पढ़ा हमने बिंबिसारा के बारे में कि बिंबिसारा ये आपका, बिंबिसारा जो है वो आपके अंगा को एनेक्स करेगा। राजगीर इसकी राजधानी थी और फेमस फिजिशियन कौन थे? जीवक थे, और कौशला के प्रिंसेस ने शादी करी थी। बिंबिसारा का बेटा कौन बनेगा? अजातशत्रु। अजातशत्रु वैशाली और कौशला को एनेक्स करता है। उसके बाद अगर मैं आपको बोला जाए कि उस टाइम पे इसके और फेमस क्या है, तो बुद्ध भगवान की मृत्यु हुई थी और इसीलिए उसने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का अरेंजमेंट किया था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ध्यान रखना, बस याद आएगा। आगे हम जैनिज्म और बुद्धिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, मंदिर की घंटी पीछे बज रही है और हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उसके बाद अजातशत्रु के बाद कौन आएगा भैया? तो आएगा आपका उदयन। उदयन ने सबसे पहले उसने न्यू कैपिटल बनाया, और वो क्या बनाया? राजगीर से सीधा पाटलिपुत्रा। क्या बनाया? पाटलिपुत्रा। और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसके बारे में जानने के लिए। तो हरंका डायनेस्टी जो है वो यहां पे समाप्त होती है। अच्छा, हरंका डायनेस्टी के बाद ये अगर बोला जाए कि लास्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट किंग कौन था हरंका डायनेस्टी का, तो आप बोलोगे कि ये थे आपके नागदशक। नागदशक, नागदशक, ठीक है, बस इतना याद कर लो, नागदशक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आएगा शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में एक चीज पापा जान लो कि इसके मिनिस्टर कौन थे, तो ये थे आपके शिशुनाग। डायनेस्टी का भी नाम सेम है और जो इनके फाउंडर थे उनका भी नाम सेम है। ये लोग अपने कैपिटल को वापस पाटलिपुत्रा से वापस से वैशाली शिफ्ट कर देते हैं। कहां कर देते हैं? वैशाली शिफ्ट कर देते हैं। नोट करते जाएंगे आप लोग, ठीक है, नोट करते जाएंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपकी आती है, कुछ नहीं आना है शिशुनाग के बारे में, नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी को नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी भी कहा जाता था। क्या बोलते हैं? नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। नॉन क्षत्रिय, KSHATRI वही है, नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। इनके बारे में फेमस क्या है? महापदम नंदा जो है इनके फेमस रूलर थे, महापदम नंदा। और अगर मैं आपसे बात करूं तो अलेक्जेंडर जो थे, अलेक्जेंडर ने, ध्यान रखो, अलेक्जेंडर जो है इन्हीं के टाइम पे अटैक करेगा। और अलेक्जेंडर जो है धनानंद अटैक करेगा। उसके बाद अगर मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाहूं कि मतलब क्या क्या चीजें हैं अलेक्जेंडर के इन्वेशन के बारे में, तो मैं आपको समझाता हूं, जरा ध्यान समझना। यहां पे हम नोट करेंगे। पहले महापदम नंदा हो गया, मतलब नंदा डायनेस्टी पे अलेक्जेंडर का अटैक होता है। आप यहां पे लिखेंगे आपका अलेक्जेंडर, ठीक है। अब इसके बारे में जान लो कि इसके अटैक के बारे में अलेक्जेंडर को यह कहा जाता है कि ये ग्रीक से आया हुआ था। कि था ग्रीक से, और 326 में इसने 326 BC में इसने अपना अटैक किया है। कहां किया है? 326 BC में। अब अलेक्जेंडर के अटैक के बाद काफी चीजें जानने को मिलेंगी। अच्छा, एक चीज और याद कर लो, यहीं पे अलेक्जेंडर के साथ ही एक हुआ था आपका बैटल ऑफ हिरसेपस। ये झेलम रिवर के ऊपर हुआ था, झेलम रिवर के तट पे हुआ था, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज आपका मौर्यन डायनेस्टी के बारे में जानेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं आपके जैनिज्म के बारे में। अब जैनिज्म की जब भी बात होगी तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जैनिज्म के अंदर आपके सबसे पहले गुरु जो हैं वो है आपके ऋषभदेव, या फिर इनका अलग नाम था एक आदिनाथ। दूसरा है आपके अजीतनाथ। आपको दो स्टार्टिंग के पहले दो याद रखने हैं और लास्ट के दो। 23वें जो आपके थे जैनिज्म के गुरु थे, वो स्वामी थे, वो थे आपके पार्श्वनाथ, और उसके बाद थे आपके महावीर स्वामी। अब जाहिर सी बात है कि महावीर स्वामी की बात आ गई है तो इनके बारे में जानेंगे। अच्छा, इनके अंदर टोटल 24 तीर्थंकर थे। क्या थे? तीर्थंकर। जैनिज्म के अंदर कितने थे? 24 तीर्थंकर थे। पहले ऋषभदेव या आदिनाथ, दूसरे अजीतनाथ, 23वें आपके पार्श्वनाथ, और 24th आपके कौन है? महावीर स्वामी। अगर मैं महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूं तो आप इसको नोट डाउन करेंगे कि भाई आखिर महावीर स्वामी के बारे में क्या क्या चीजें आपको जानने को चाहिए। सबसे पहले आप नोट करेंगे, देखो एक चीज, आप दो चीजें नोट करोगे। इनके पहले फादर कौन थे, इनका, इसको लिखते जाओ, इनका जन्म कहां हुआ था,
उसके बाद आएगा आपका जन्म कहाँ हुआ था, इसके बाद फादर लिख लिया, उसके बाद लिखो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इसके बाद इनकी मदर कौन थी और इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। मैं जानता हूं कि लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, तो आपको पहले नोट डाउन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप छोड़ते हुए चले जाओगे सारा का सारा। ठीक है, लिख जाओ, मैं आराम से आते जा रहा हूं। चलो ठीक है, अब आपके लिए स्टार्ट कर लेते हैं, सीधा सिंपल यहां पे जंप करेंगे कि भैया सिंपल से क्या है कि आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म के अंदर क्या क्या चीजें आपको जाननी है। महावीर स्वामी की जब बात आएगी तो सबसे पहले आप इनके बारे में ये बोलेंगे। देखिए, इनका बर्थ हुआ था, वो हुआ था आपका 540 BC, 540 BC। इसको हम बोलते हैं कुंडग्राम, 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 वैशाली बिहार में। कहां पे? वैशाली बिहार के अंदर इनका जन्म हुआ था। चाइल्डहुड नेम इनका बोला जाता है कि वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। अगर आपसे कहीं पूछ ले तो ध्यान रखना, महावीर स्वामी का जो आपका चाइल्डहुड नेम था वो क्या था आपका? वर्धमान। फादर की बारे में बात करूं तो फादर का नाम था इनका सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। काफी यूनिक नाम, सिद्धार्थ, SHIRD, सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ। अगर मैं मदर की बात करूं तो मदर थी इनकी कौन? त्रिशला। कौन थी? त्रिशला। इतना जान लो इनके बारे में। ठीक है, अब ज़्यादा जाने की जरूरत आपको है नहीं। अगर मैं इनके लिटरेचर के बारे में बात करूं तो इनका जो जैन लिटरेचर था, जो इनका लिटरेचर है, लिटरेचर वो इंपॉर्टेंट है। उसकी जो लैंग्वेज थी वो आपकी है प्राकृत। क्या है आपकी? प्राकृत। क्या है आपकी? प्राकृत है। इसके बाद जितने भी आपके लिटरेचर है जैन के, उनको हम बोलते हैं पूर्वा, पूर्वा। बाद में इसको अगम भी बोला गया। क्या बोला गया? अगम भी बोला गया। तो जैनिज्म के बारे में इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके आगे हम बढ़ेंगे बुद्धिज्म। अगर मैं बुद्धिज्म की बात करूं तो ये ग्रेट फैमिली ऑफ गौतम बुद्धा के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप मदर इनकी प्रजापति गौतमी थी। चाइल्डहुड नेम इनका सिद्धार्थ था। इनका क्या नाम था? इनके पापा का नाम सिद्धार्थ था। याद रखना, कंफ्यूज मत करना। महावीर स्वामी के 24वें तीर्थंकर के पापा का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध का अपना नाम सिद्धार्थ था। फादर का नाम सुधोधन था। वाइफ इनका यशोधरा से हुआ था, जो कि प्रिंसेस थी शाक्य डायनेस्टी की, और सन का नाम था राहुल। कितना यूनिक नेम है। इनके टीचर जो थे वो अलार कलाम रुद्रक पुत्रा थे। मदर नेम महामाया थी और इनके घोड़े का नाम कंतक था। अब जब बुद्ध भगवान की बात आती है तो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि उनका बर्थ कब हुआ था? 563 BC में। जब बर्थ हुआ था तो उसको हम लोटस सिंबल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लोटस। और कहां हुआ था? लुम्बिनी में। जब ये घर से निकले थे उसको हमने बोला था महाभिनिषि कर्मणा, और ये सिंबल क्या था? हॉर्स था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, संबोधि बोलते हैं, बोधि ट्री इनका सिंबल था, और ये बोध गया है। ठीक है, एनलाइटमेंट जो हम बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कि बुद्धिज्म के त्रिरत्न कौन कौन से। पहला है आपका बुद्धा, दूसरा सांघा, तीसरा धामा। दैट इज एनलाइटमेंट। संघ मतलब ऑर्गेनाइजेशन एंड धामा मतलब फिलोसफी ऑफ बुद्धा। बुद्धिज्म के त्रिपिटक बहुत फेमस हैं, जैसे कि सूत पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक। अब आपको ध्यान रखना है कि सूत पिटक ये तीनों आपके पाली लैंग्वेज में लिखी गई हैं। किसमें? पाली में। तो पूछा अगर आपसे कि भैया कौन सी लैंग्वेज बुद्धिज्म के टाइम पे चल रही थी, फेमस थी, तो आप क्या बोलेंगे? पाली लैंग्वेज। इसके अलावा अगर वो आपसे पूछ लें कि सूत पिटक किस बारे में है, तो इसमें टीचिंग ऑफ बुद्धा के बारे में बात किया है। कोड एंड कंडक्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, जैसे आर्मी में हो आप तो डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, उसके लिए संघा की बात की, मतलब विनय पिटक की बात की गई है। एंड बुद्धा की फिलॉसफी को अभिधम पिटक के अंदर बात की गई है। कभी समय निकाले तो इसको देखना जरूर, बहुत मजा आएगा। अच्छा, बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत फेमस है। पहला आपको मैंने बताया था कि अजात शत्रु ने कराया था, आपको याद होगा, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था जब हम पढ़ रहे थे। यहाँ पे देखो, अजात शत्रु कि अजात शत्रु के टाइम पे बुद्ध भगवान की मृत्यु हुई थी और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ने कराया था, हरंकर डायनेस्टी वाला। ठीक है, तो अब ध्यान रखेंगे कि बुद्धिज्म में पहला कब हुआ? अजात शत्रु। प्रेसिडेंट कौन थे? तो महाकश्यप थे, नहीं याद करना है। कहां हुआ था? राजगृह में हुआ था। यहां पे आपको याद करना है कि रूलर कौन था, कहां पे हुआ था और रिजल्ट क्या आया। तो अजात शत्रु ने जब पहली बार कराया तो सूत पिटक और विनय पिटक को साथ में मिलाया गया। दूसरी बार कराया किसने? कालाशोक ने, जो कि वैशाली में कराया। और तीसरा कराया आपके अशोका द ग्रेट ने पाटलिपुत्रा में, जहां पे अभिधम पिटक को कंपाइल किया गया। कनिष्का ने कराया। चौथा, चार इंपॉर्टेंट हैं, जो कि कश्मीर में हुआ था, जहां पे बौद्ध धर्म के लोग
हीनयान और महायान में बट गए। नाउ आपको आश्चर्य होगा कि व्हाट इज हीनयान या महायान। तो हीनयान जो बोलते थे ये लोग सिंबल का वर्शिप करते थे। किसको? सिंबल, कि किसी कोई सिंबल है, कोई प्रतीक है, उसका वर्शिप कर रहे हैं। और महायान के लोग आइडल वर्शिप करते थे, यानी कि मूर्ति पूजा करते थे। अब यहीं से मूर्ति पूजा वाला जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा। अगर मैं हीनयान वालों की बात करूं तो इनकी फेवरेट लैंग्वेज पाली थी, और अगर मैं महायान की बात करूं तो इनकी फेवरेट लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत थी। बहुत नॉलेज दे रहा हूं, बस लिखते जाओ, अभी तो बहुत पढ़ना है हम लोग को, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। इसीलिए आपको समझ में आएगा कि महायान से चाइना थोड़ा सा ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। आगे बढ़ेंगे हम, तो हमारा आ गया आपका मौर्यन डायनेस्टी। जैसे ही आपका मौर्यन डायनेस्टी आता है तो बात खुल जाती है आपके चंद्रगुप्त मौर्य की। अब एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि हमने बुद्धिस्ट जैनिज्म देख लिया, अब हमारी डायनेस्टीज आ गई हैं। क्या आ गई हैं? हमारी डायनेस्टीज आ गई हैं। अब बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की। कहा जाता है कि इसके पहले क्या आया था, याद रखना, लास्ट हमने कहां पे किया था? नंदा डायनेस्टी। तो इनके बारे में फेमस चीज ये है कि भैया आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु, मतलब आप ये कह लो कि इनके जो हेल्पर है वो कौन है? चाणक्य। चाणक्य नाम सुना है आपने? चाणक्य को ही इनका एक और नाम था, आप बोल सकते हो कौटिल्य, या इसी को कौटिल्य को ही बोलते हैं हम लोग विष्णुगुप्त और विष्णुगुप्त। ध्यान रखना एक ही नाम है, ये एक ही नाम है, चाणक्य, कौटिल्य या आपका विष्णुगुप्ता। चंद्रगुप्त मौर्य के इन्होंने नंदा डायनेस्टी को हराया और खुद राज्य में आ गए। कहा जाता है कि जो सेल्यूकस निकेटर है, सेल्यूकस निकेटर जो कि अलेक्जेंडर का अनुयायी था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के ही कोर्ट में आया था। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि सेल्यूकस निकेटर किसकी कोर्ट में आया था, तो आप बोलोगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था, ठीक है। उसके बाद मेगस्थनीज दूसरे पे आएगा आपका। एक तो ये हो गया सेल्यूकस निकेटर। अच्छा, पता है सेल्यूकस निकेटर? सेल्यूकस निकेटर वाज अ जनरल ऑफ अलेक्जेंडर एंड आफ्टर हिज डेथ वो यहां पे आया। उसके बाद है आपके दूसरा आएगा आपका मेगस्थनीज। लिखो आप इसको, मेगस्थनीज। मैंने लिखना इसलिए मतलब प्लान किया ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पीपीटी से बोर ना हो। मेगस्थनीज आएगा। मेगस्थनीज ग्रीक एम्बेसडर था जिसको सेल्यूकस ने ही भेजा था चंद्रगुप्त की कोर्ट में, और इसने एक बुक लिखी है, दैट इज क्या? इंडिका। क्या लिखी है? इंडिका लिखी है। अच्छा, मेगस्थनीज ने बुक लिखी है इंडिका, ठीक है। चाणक्य ने लिखी है बुक। चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी? अर्थशास्त्र। क्या लिखी थी? अर्थशास्त्र। तो आपसे ये पूछे चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों कोई भी ऑप्शन में हो, आप उनकी फेमस बुक जो है वो अर्थशास्त्र को ही टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और है, ठीक है, आप ये रख लो कि विशाखा दत्त। तीसरे पे लिख लो विशाखा दत्त। विशाखा दत्त। इन्होंने क्या लिखा है भैया? तो इन्होंने लिखा था मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, आर्य के याद कर लो, मतलब विशाखा दत्त ने। ये क्या है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के एनिमी के बारे में इसमें बात की गई है, ठीक है। किसके बारे में बात की है? एनिमी के बारे में बात की गई है। इसके बाद भैया आपके आएंगे बिंदुसारा जी। बिंदुसारा को बोला जाता है कि बिंदुसारा, अब देखो बिंदुसारा में ना एक और मस्त चीज है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया आपके बिंदुसारा में कुछ आपको खास पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बस आपको ये ले लो कि इनको ग्रीक राइटर्स ने पता क्या कहा था? अमृता घाट। इनको कहा था अमृता घाट। एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने के इसमें कुछ भी नहीं है। क्या है आपका? क्या हो गया है मुझे? अमृता घाट। क्या बोलेंगे? अमृता घाट बोलेंगे। किसके द्वारा? ग्रीक राइटर्स के द्वारा। क्या बोलेंगे? अमृता घाट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और है, अगर आपसे ये पूछे कि डेमाइकस किसके कोर्ट में आया था, देखो ध्यान रखना कि सेल्यूकस निकेटर एंड मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे, ठीक है। लेकिन डिमाइकस कहां से, किसी कोर्ट में आया था? तो बिंदुसारा के कोर्ट में आया था। क्या नाम था इसका? डिमाइकस। ये भी था आपका ग्रीक एम्बेसडर। स्पेलिंग लिख लो इसका आप, DEIMACHOS,
डिमाइकस, ये किससे आया था, किसी कोर्ट में आया था, ये आपके बिंदुसारा के कोर्ट में आया था। ध्यान रख लिया। इसके बाद आपका आएगा भैया अशोका। कहा जाता है कि अशोका अपने 99 भाइयों को मार के आए थे आगे। अच्छा, अशोका के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अशोका के लाइफ में ही कलिंग वॉर आता है। क्या आता है? कलिंग वॉर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मास्केर होता है और अशोका ये जो आपके युद्ध की नीति होती है वो सब छोड़ छाड़ के अपने क्या बोलते हैं उसको अपना लेते हैं, शांति की नीति को। अच्छा, इनके ना अशोका के बहुत सारे आपके रॉक एडिक्ट्स हैं, रॉक एडिक्ट्स हैं, मतलब अभिलेख बोलते हैं कि कोई भी अपडेट हुई तो पत्थर पे लिख के उसको गड़वा दिया था। कि राजा का कुछ भी अपडेट हुआ तो पत्थर पे लिख के गड़वा दिए गए। लेकिन मुद्दा ये है ना कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको रॉक एडिक्ट्स आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ने हैं। आपसे कभी नहीं पूछने जाएगा कि बताओ भैया अशोका का रॉक एडिक्ट मतलब क्या क्या चीज़ें क्या क्या नहीं है, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे। लेकिन एक दो चीज़ें हमने जब यहाँ पे जानी, बिंदुसारा का जान लिया भाई, रिवाइज के फॉर्म में देखते जाना वरना बाद में समझ में नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अशोका के बारे में, ठीक है। अशोका जो है आपके वो उपगुप्त के इन्फ्लुएंस में आके बुद्धिज्म अपना लेते हैं। क्या लेते हैं? बुद्धिज्म को अपना लेते हैं। उपगुप्त जो बुद्धिस्ट, अब हो क्या पता क्या होता, जैन धर्म और बुद्ध धर्म के ना प्रचारक थे जो लोगों को अपने अपने धर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। अच्छा, एक चीज और थी कि अशोका ने ही श्रीनगर को स्टैब्लिश किया। श्रीनगर को अशोका ने ही आपके स्टैब्लिश किया, ठीक है। अशोका ने आजीविकों को गुफा, आजीविक मतलब जो गुफा में रह के पूजा करते थे, उनको गुफा भी डोनेट करना स्टार्ट किया था। इसके बाद अशोका के बाद आपका एक रूलर आएगा दैट इज कुणाल, और कुणाल के बारे में कोई भी चीज़ फेमस नहीं है। और उसके बाद कुणाल के बाद आपका आएगा दशरथ, और उसके बाद आपके आएंगे कौन? संप्रीति। अच्छा, अशोका का एक फेमस नाम है दैट इज देवनाम प्रियदर्शिनी। याद रखेंगे, अशोका का ये फेमस क्या नाम है? देवनाम प्रियदर्शिनी। जैसे से मुझे याद आ रहा है सब बता रहा हूं मैं आपको, देवनाम प्रियदर्शिनी। ये क्वेश्चन पूछा है कई बार, देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है। उसके बाद आपका दशरथ आएगा। दशरथ जो था वो ग्रैंड डॉटर था अशोका का, आप कह सकते हो। उसके बाद संप्रीति आएगा, संप्रीति के बारे में कुछ भी फेमस नहीं है। एंड सबसे जो लास्ट रूलर है, देखो अशोका के बाद कौन है मैं आपको बताता हूं। अशोका के बाद आपका आएगा कुणाल बेटा हो गया। उसके बाद आपका आएगा दशरथ। 4 बेटों में से कुणाल ने आगे किया था। दशरथ के बाद ये इनका हो गया पोता। उसके बाद आपका आएगा संप्रीति जो है, और संप्रीति के बाद आपका आएगा बृहद्रथ। ये सब याद करने की नीड नहीं है आपको। और बृहद्रथ को ही सुंगा डायनेस्टी वाले जो हैं, पुष्यमित्र सुंगा जो है वो मारते हैं। और अब शुरुआत होने वाली है आपकी सुंगा डायनेस्टी के बारे में। थोड़ी चीज़ें जाननी है, उनको हम जानते हुए चलेंगे, ठीक है। थोड़ी चीज़ें जाननी है, थोड़ी चीज़ें। सबसे पहले अब आपका आएगा सुंगा डायनेस्टी। याद कर लो यहाँ पे हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट किया। चंद्रगुप्त मौर्य में मेगास्थनीज, इंडिका याद किया, विशाखा दत्त मुद्राक्षस ने लिखा हुआ है, चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्ता सेम है जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था, और सेल्यूकस निकेटर भी मौर्यन कोर्ट में आया था। बिंदुसारा की अगर मैं बात करूं तो इसको अमृता घाट बोला गया ग्रेटर द्वारा, और डिमाइकस इसी के राज्य में आया था। अशोका की रॉक एडिट्स बहुत फेमस हैं, लेकिन कलिंगा वॉर के बाद इसने छोड़ दिया। श्रीनगर को स्टैब्लिश किया था, इनका एक नाम था देवनाम प्रियदर्शी, और उन्होंने उपगुप्त के इन्फ्लुएंस में आके बुद्धिज्म को अपना लिया। उसके बाद कुणाल, दशरथ, संप्रीति, बृहद्रथ, ये 4 लोग आए, लेकिन किसी ने कुछ खास नहीं किया। सुंगा वाले आए, संप्रीति को मार दिया, और अब कहानी बढ़ेगी आगे। अब बोलते हैं किंगडम आफ्टर मौर्यस। अब इसमें ना बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन आप लोग नोट कर लो कि आखिर कौन कौन से लेटर मौर्य के बाद कौन कौन चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ें आपकी होती हैं, ठीक है। आप ध्यान देखो, 2-3 चीज़ ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बोलेंगे हम, जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हाँ, जब ये अभी तक कहानी हम कहाँ पहुँचे हैं, अभी तक हम लोग ये चल रहे थे 300 BC के आसपास। अब हम 200 में आने वाले हैं। आफ्टर मौर्यस की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आप एक चीज़ लिखेंगे दैट इज इंडो ग्रीक। क्या लिखेंगे आप? इंडो ग्रीक। अब इंडो ग्रीक के बारे में कुछ चीज़ें आप हेडलाइन डाल लो और नोट कर लो, ठीक है। पहला चीज़ ये अब अभी हम बात कर रहे हैं आपके 2nd सेंचुरी BC की, 200 BC के बाद की बात कर रहे हैं। फाउंडर कौन थे आपके? वो थे आपके डेमेट्रियस। इसके फाउंडर कौन थे आपके?
फाउंडर थे आपके डेमिट्रियस, डेमिट्रियस, ठीक है। अच्छा, डेमिट्रियस के बाद में आपको बोला जाएगा यहां पे इंडो ग्रीक में जो सबसे फेमस रूलर था उसके बारे में आप जानना चाहोगे, वो है आपके मेनांद्र। क्या है आपके? मेनांद्र। बस लिखते जाओ, क्या है आपके? मेनांद्र। इनको बुद्धिस्ट लिटरेचर में मिलिंद भी कहा गया है। क्या कहा गया है? मिलिंद। मिलिंद। मेनांद्र को सबसे इंडो ग्रीक के आफ्टर मौर्याज में इंडो ग्रीक के सबसे फेमस रूलर कौन है? आपके ये मेनांद्र, और इनको बुद्धिस्ट में मिलिंद भी कहा गया है। मिलिंद भी कहा गया है। अब छोटी छोटी डायनेस्टीज आएंगी और इनके बारे में हम जानते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपका आएगा, दैट इज, नोट कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं आपको कि अगर इंडो ग्रीक की जब भी बात होगी तो आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, नागसेन। नागसेन का क्या नाम रखेंगे? नागसेन का। नागसेन का। इन्होंने एक बुक लिखी थी, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? पाली लैंग्वेज में। किसमें लिखी थी? पाली लैंग्वेज में। क्या नाम था? मिलिंद पन्हो। अच्छा, एक बात और है कि जो फर्स्ट गोल्ड क्वाइंस थी, फर्स्ट जो आपकी गोल्ड क्वाइंस है ना, वो भी इंडो ग्रीक ही इशू करेंगे। कौन करेंगे? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक पहला गोल्ड क्वाइन, ठीक है। चलो, फर्स्ट गोल्ड क्वाइन इंडो ग्रीक। आगे बढ़ते हैं। अब आप डालेंगे हेडिंग, एक मिनट। चलो अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा डायनेस्टी के बारे में जानते हैं कि इसके बारे में कौन कौन आई। सबसे पहले आप लिखेंगे सुंगा डायनेस्टी। उसके पहले शिशुनाग था, सुंगा डायनेस्टी। कसम से यार, इतना एक बार में रिकॉर्ड करना बहुत टफ है, दिमाग घूम जा रहा है। सुंगा डायनेस्टी। इसके फाउंडर कौन थे भैया? तो आपके ये थे पुष्यमित्रा शुंगा। पुष्यमित्रा शुंगा। इसके बाद मुझे पता है तुम लोग थोड़ा सा, क्योंकि हिस्ट्री है भाई, पढ़नी पड़ेगी पूरी। पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है। इसके बाद आपकी आएगी कनवा डायनेस्टी। कनवा। कनवा। इसके रूलर कौन थे? वासुदेव। वासुदेव। बस याद कर लो कि कौन थे, उनके रूलर कौन थे। उसके बाद आपका आएगा सातवाहन। क्या आएगा? सातवाहन। तीसरे पे आएगा आपका सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन। फाउंडर कौन थे इसके? सिमुका। सिमुका। बस फाउंडर से याद कर लो। सातवाहन के आपके सिमुका हो गए। और यहां से इसके बाद आप लोग सीधे आएंगे गुप्ता एम्पायर में। एंड गुप्ता एम्पायर की कुछ खास चीजें हैं जो मैं आपको पहले बताऊंगा। उसके बाद ये नोट कर लिया आपने कि सुंगा के पुष्प सुंगा, कनवा के वासुदेव एंड सातवाहन के सिमुका। अब हम आते हैं आपके गुप्ता में। अब गुप्ता एम्पायर की अगर मैं बात करूंगा तो गुप्ता एम्पायर में सबसे पहले जो इनके फाउंडर हैं, या बोला जाता है महाराज ओनली जो बोलते हैं, वो थे आपके श्रीगुप्त। ये आपका गुप्ता एम्पायर दिखाता हूं मैं आपको, गुप्ता एम्पायर। और यहां पे नाम आएगा पहले श्रीगुप्त का। श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाबू बाद ये बहुत फेमस नहीं हुए। इसके बाद आपका आएंगे घटोत्कच। घटोत्कच। इसके बाद आपके आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद आपके समुद्रगुप्त। तो जो फेमस हैं उनके बारे में जान लेते हैं चीजें। पहले पे आपके हैं फेमस रूलर में चंद्रगुप्त। इन्होंने क्या क्या किया है? पहली चीज, इन्होंने टाइटल लिया महाराजा धीराज का। पापा ने नाम कुछ और रखा था चंद्रगुप्त। इन्होंने कहा कि आज से, अच्छा एक बात याद रखना, ये गुप्ता पढ़ रहे हैं, ये मौर्य नहीं है, ध्यान रखना, ये गुप्ता पढ़ रहे हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट बोलते हैं इनको हम। इन्होंने लिच्छवी की प्रिंसेस कुमार देवी से शादी की और कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। अगर आपसे पूछे कि गुप्ता डायनेस्टी के रियल फाउंडर कौन है, तो रियल फाउंडर आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट ही माने जाएंगे। फर्स्ट गुप्ता एरा स्टार्ट होता है 319 से 220 के बीच में, आफ्टर डेथ के बीच में। और जो चंद्रगुप्ता के बारे में बोला जाता है कि इन्होंने भी कुछ कॉइन्स इशू किए थे कुमार देवी टाइप के, अच्छा अपनी पत्नी के हिसाब किताब से। उसके बाद आपके आएंगे आपके समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बताना चाहूं तो एक चीज ध्यान रखना कि अपनी मिलिट्री एक्सपेंशन के नाम पे, मैं जो पॉइंट आउट कर रहा हूं ये मेरे नोट्स हैं, जो पॉइंट आउट कर रहा हूं आप उसको ध्यान रखेंगे। अपने मिलिट्री एक्सपेंशन के वजह से समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 किंगों को हराया और 12 राजाओं को हराया साउथ इंडिया के। आर्यवर्त के जो 9 किंग थे जिनको हराया, उसमें से 1 2 3 4 ये 9 थे, आपको याद करने की नीड नहीं है।
इन्होंने भी गोल्ड कॉइन इशू किए, गरुड़ टाइप में, अश्वमेध टाइप में, व्याकरण वीणा वादन टाइप में। अच्छा, इन्हीं के बारे में एक फेमस कहावत है कि ये बीना, फेमस फ्लूट प्लेयर, यानी कि बीना बजाते हुए अपने उस पर दिखे थे, मतलब जो क्वाइंस हैं उस पर ये बीना बजाते हुए दिखे हैं, वीणा वादन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि एक तो अश्वमेध टाइप के, यज्ञ टाइप में, गरुड़ टाइप में, और वीणा वादन करते हुए भी इनको दिखा गया। तो अब ध्यान रखना, पानी पीता हूं मैं, रुक जाओ यार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, समुद्रगुप्त ने अपने आप को क्या क्या टाइटल दिया था? कविराज का, प्रारंभ गवात का, विक्रम का एंड पराक्रमा का। इसके बाद आपके आएंगे चंद्रगुप्त सेकंड। इनके 9 जेम्स थे। 9 जेम्स में पहला जेम्स जो है वो कालिदास हैं, जो कि बहुत फेमस हैं, जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है, ऋतु संहारम लिखा है, मलकाग्नि मित्रम लिखा हुआ है, विक्रम संवत्सर लिखा हुआ है, कुमार संभवम, मेघदूतम एंड कुमार संभवम। हमारे जितने भी आप अभी देख पा रहे हो उनके बारे में है। वारामिहिर थे, इन्होंने लिखा है आपका पंचधातका एंड व्रीजातक। धनवंतरी थे, आपके फिजिशियन थे। तो ये कौन हो गए आपके? एक कालिदास हो गए, एक वारामिहिर हो गए। इन्होंने 2 चीजें लिखी हैं, वीराजातक एंड पंचधातका। उसके बाद आपका धनवंतरी आएगा। अमर सिन्हा ने अमरकोश लिखा था। फरुचकी आएगा। मतलब इनके 9 जेम्स की में ये लोग फेमस हैं। आपसे ये पूछ लेता है कि इनमें से कौन 9 जेम्स में से नहीं थे चंद्रगुप्त सेकंड के, तो आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए। कसम से भाई, सच्ची बता रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा टफ है इसको मतलब रिकॉर्ड करना। शिवानी मैम ने इतने बड़े बड़े ना लाइव पढ़ाने में तो फिर भी हंसी मजाक चल रहा होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि क्या ही बताऊं मैं। ठीक है, तो ये आपके चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में है। अच्छा, एक चीज़ और है, 2-3 बातें हम जान लेते हैं कि एक तो आपने ये देख लिया, हमने क्या क्या देखा कि इन्होंने चंद्रगुप्त जो सेकंड है ना, इन्होंने सिल्वर कॉइन भी इशू किए थे। क्या कहते हैं? सिल्वर कॉइन भी इशू किए थे। सिल्वर कॉइन है जिसको इन्होंने रुपया क्या बोला था। ठीक है, उसके बाद जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है ना, वो आगे अब मैं पढ़ाऊंगा कि आयरन पिलर कहाँ पे है, क्या क्या है। एक चीज़ और मैं समुद्रगुप्त में आपको बता दूं, समुद्रगुप्त में एक चीज़ बताना भूल गया मैं आपको। अगर मैं समुद्रगुप्त की बात करूं तो इसने आपने एक पढ़ लिया कि इनको हम लोग नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते, बता दिया ना मैंने आपको। हाँ चलो ठीक है, ये बता दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा हाँ, उसके बाद आयरन पिलर इन्होंने स्टैब्लिश किया, जो कि आपके महरौली दिल्ली में है, जो जानते हैं। और उसके बाद ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशूड सिल्वर कॉइन एंड टाइटल ऑफ सकारी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इनके बाकी के टाइटल जो थे वो देवगुप्त थे, देवराज थे, देवाश्री थे, परम भागवत थे। उसके बाद फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर जो फाहियान था वो इंडिया में आया विक्रमादित्य के टाइम पे। किसके? इन्हीं के टाइम पे, विक्रमादित्य के टाइम पे। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, 1 मिनट, कहां पहुंच गए हम? हाँ, यहां तक याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा भैया कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में कुछ भी फेमस नहीं है, बस इन्होंने नालंदा महाविद्यालय को फेमस किया। और स्कंद गुप्ता के बारे में अगर बताऊं तो इनके बारे में भी बहुत कुछ जाने की रीड नहीं है, तो बस आगे बढ़ते हैं। मतलब जो चीज़ें नहीं पढ़नी आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बस नाम दे दिया है। इसके बाद बाबू आपका आएगा वर्धन डायनेस्टी। वर्धन डायनेस्टी में सबसे पहले आपका नाम आएगा पुष्यभूति या वर्धन डायनेस्टी। इसको हम बोलते हैं, फाउंडर जो थे इनके वो थे आपके पुष्यभूति थे। फेमस रूलर में आपके प्रभाकर वर्धन थे, राज्यवर्धन थे या हर्षवर्धन थे। हम जानेंगे केवल हर्षवर्धन के बारे में, जिनको हम शिलादित्य भी बोलते हैं। इन्होंने 3 संस्कृत के प्लेस लिखे हैं, दैट इज नगानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शकिया। फेमस कोर्ट पोएट जो थे इन्हीं के हर्षवर्धन के थे, वो थे आपके बाण भट्ट। हरिश्चंद्र कादम्बरी इनके लिखे हुए। और जो अर्लियर कैपिटल था वो था आपका थानेश्वर, बाद में जो कि कन्नौज के बारे में जाना गया। ठीक है, तो बहुत कुछ नहीं जानना है। क्या जानना है हर्षवर्धन के बारे में? नाम शिलादित्य, 3 प्लेस बता दिया आपको। फेमस कोर्ट पोएट कौन है आपके? बाण भट्ट है। अच्छा, जो हर्षवर्धन थे उन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल कन्नौज में जब ह्यूनते सांग आया था उस टाइम पे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, कंफ्यूज मत होना फिर से। ये आपका जो ट्रेवलर है ना, ये है फाहियान। क्या है आपका? फाहियान। फर्स्ट ट्रेवलर फाहियान आया था, तब इन्होंने, मतलब इसके टाइम, किसके टाइम पे आया ये? तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। और इनके टाइम पे कौन आ रहा है? तो इनके टाइम पे आ रहे हैं ह्यूएन त्सांग। और उसके सम्मान में ये एक बुद्धिस्ट काउंसिल कन्नौज में ऑर्गेनाइज करते हैं।
सेकेंड चाइनीज हुनतुसांग केम इनटू इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन पीरियड, अब ध्यान इसको देख लिया। फिर वो 8 साल तक यहाँ पे रहता है। एंड हर्षवर्धन की अगर मैं बारे में बताऊँ, मैं तो बैटल के बारे में बताऊँ तो इन्होंने 2 बैटल लड़े हैं, शशांका से, पुलकेशिन से। आपको एक जो पुलकेशिन सेकेंड थे वो आपके ग्रेट रूलर थे चालुक्य के, और जो आपके पहला शशांका थे वो आपके गौड़ डायनेस्टी के। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। हिंतुशांग वाला पॉइंट आप इसको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है आपका, अब भैया आपके आ गए मुगल। अच्छा एक बात मैं आपको समझाता हूँ, देखो आपकी जो अर्ली हिस्ट्री है हमने पढ़ ली, एक बार मैं आपको रिवीजन कराना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूँगा आपको, तो हमने मेजर साइट्स देखी थी। इसके बाद हमने ये देखा कि वैदिक एज चला 1500 से 600 तक। उसके बाद ऋग्वेदिक में पढ़ा, हमने पॉलिटिकल कंडीशन पढ़ी, लिटरेचर पढ़ा, हमने जाना कौन कौन से वेद होते हैं। उसके बाद हमने दर्शन के बारे में जाना। फिर हमने जाना कि हरंगा डायनेस्टी में क्या क्या फेमस चीज़ें थी। बिंबिसारा आ जाता उदयन, उसके बाद शिशुनाथ डायनेस्टी आया, उसके बाद नंदा डायनेस्टी आया। इनको मारने के बाद इनको हमने जैनिज्म पढ़ा, हमने महावीर स्वामी के बारे में जाना, बुद्धिज्म पढ़ा, गौतम बुद्ध के बारे में जाना, तीर्थ के बारे में जाना, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में जाना। उसके बाद मौर्य डायनेस्टी आती है, जहाँ पे आपके लेटर मौर्य जो हम बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य आए, इनके कोर्ट में मेगास्थनीज आए थे, इनके कोर्ट सेलुकस निकेटर आया था। अर्थशास्त्र लिखी गई है इन्हीं के टाइम पे, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त जिनको आप बोलते हैं, विशाखादित्य मुद्राक्षस लिखी। इसके बाद हम मौर्यन डायनेस्टी में बिंदुसारा आया, उसके बाद अशोका आया। अशोक के बाद हम लोग पहुंचे आफ्टर मौर्याज में, जहाँ पे मैंने आपको बताया इंडो ग्रीक, जिनके फाउंडर डेमेट्रियस थे। मिनांदर मिलिंद पर्व बोला जाता है, नागसिन, ये आपको कहानी बताई। गुप्ता एम्पायर आया, गुप्ता एम्पायर में हमने चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, और उसके बाद पढ़ा हमने चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, कुमारगुप्त एंड स्कंदगुप्त। अब वर्धन डायनेस्टी आया, यहाँ पे हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ लिया। अब हम आ गए हैं आपके मेडाइवल में। अच्छा मेडाइवल में अगर मैं आपको बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है भैया आपके मुगल्स हैं। मुगल आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत कुछ जानने की नीड है मेडाइवल में, क्योंकि पढ़ने को तो भाई बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन इतना आपके लिए काफ़ी है। तो आप मुगल पढ़ेंगे, और मुगल जब हम पढ़ेंगे तो मुगल के अलावा कुछ कुछ चीज़ें होंगी, वो मैं आपको बताते हुए जाऊंगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके मुगल से। मुगल के पहले क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या था, इसके पहले मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा मैं आपको। एक मिनट, मैं यहाँ पे एक स्लाइड बना लेता हूँ, रुक जाओ। ये देखो, अब यहां पे कहानी शुरू होने वाली है आपके मिडाइवल इंडिया की। तुम लोग भी चाहो तो पानी वानी पी लो। मिडाइवल इंडिया, ठीक है, मिडाइवल इंडिया। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आखिर मिडाइवल इंडिया के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और कौन कौन से आता है। इसमें आता है सबसे पहले आपका मोहम्मद गौरी। कौन आएगा? मोहम्मद गौरी आएगा। जो आपको समझाने जा रहा हूं वो समझना बस। ये आपका आएगा मोहम्मद गौरी, एमडी गौरी लिखता हूं मैं इसको, एमडी गौरी, आपको याद रखेंगे। आपने सबने मोहम्मद गौरी का नाम सुना होगा। इसी को बोलते हैं मुस्लिम एम्पायर का रियल फाउंडर, रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर, एम्पायर का रियल फाउंडर, ठीक है। उसके बाद आगे हम जब बढ़ेंगे तो उसके बाद आप इनकी लड़ाई चलती है, दिल्ली सल्तनत आता है। उसके बाद बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत। बहुत कुछ नहीं जानना है, जहां जहां मैं आपको समझाना चाहता हूं वहां मैं आपको समझा दूंगा कि आपको क्या क्या जानना है। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आएंगे आपके स्लेव डायनेस्टी। दूसरा आएगा आपका खिलजी। तीसरे में आपके आएंगे तुगलक। चौथे में आपके आएंगे सैयद। पांचवें में आपके आएंगे लोदी। अब इनमें स्लेव इंपॉर्टेंट है, स्लेव के बारे में आपको बताऊंगा, आपको क्या क्या चीज़ें जाननी है वो आपको सब कुछ एक एक करके समझाऊंगा स्लेव के बारे में। तो आप यहाँ पे पहले नोट डाउन कर लो हेडिंग में, स्लेव डायनेस्टी। मुगल के पहले, अभी मुगल आ रहा है, मुगल के पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अभी आपका स्लेव डायनेस्टी। बस इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, इनको आप नोट करते हुए जाओगे। नंबर 1 की मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके दिमाग में नाम आता है एक कुतुबुद्दीन ऐबक का। क्या है आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। लिख दो इसको,
कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब लिखवा इसलिए रहा हूं ताकि तुम लोग को याद भी हो जाए, बाद में रटना ना पड़े, क्योंकि तुम पीडीएफ नहीं देखते मुझे पता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, AIBAK, ऐबक। इनके बारे में अगर बात करूं, ठीक है, मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आता है और उसके बाद ये सुल्तान का टाइटल लेता है। ठीक है, किसका लेता है? सुल्तान का, सुल्तान का, कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान। अभी आपको बताऊंगा मलिक कफूर कौन थे, क्या क्या चीजें थी, सब कुछ जानेंगे मोहम्मद गौरी के बाद। अच्छा एक बात, एक मैं आपको चीज समझाना चाहता हूं। इनका जो कैपिटल था वो था आपका लाहौर, ध्यान रखना, नोट करते जाओ। और ये अपने, इनका एक और नाम था, अपने जेनरस नेचर के लिए आया जाता, किसके? जेनरस नेचर के लिए। इनको हम लाख बक्स भी बोलते थे, लाख बक्स, लाख बक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला क्या कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान का टाइटल लिया, लाहौर इनकी कैपिटल थी और लाख बक्स के नाम से ये जाने जाते थे। ठीक है, इन्होंने मेहरौली, मेहरौली और कुतुब मीनार का फाउंडेशन रखा। ठीक है, कुतुब मीनार, मेहरौली, मेहरौली एंड कुतुब मीनार का फाउंडेशन रखा कि बनाएंगे इसको, कुतुब मीनार का। ये बताता हूं कैसे बनेगा वो, कुतुब मीनार का फाउंडेशन रखा। ठीक है, अच्छा एक बात मैं बता दूं, आप ये जो मतलब ये इनकी जो डेथ होती है वो पोलो खेलते टाइम, पोलो यानी कि उस टाइम पे उसको हम बोला करते थे चौगान, चौगान, CHAU, चौगान बोलते थे। पोलो क्या बोलते थे हम लोग? चौगान बोलते थे। चौगान खेलते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो पहला मॉस्क्यू बनता है इंडिया के अंदर, फर्स्ट मॉस्क्यू आप बोलेंगे, मस्जिद जो होते हैं, फर्स्ट मॉस्क्यू इन इंडिया, मॉस्क्यू इन इंडिया, वो बना के जाता है। इसको हम बोलते हैं, इसका नाम था कुवैतुल इस्लाम, QUWAA, कुवैतुल इस्लाम, इस्लाम। भाई अगर कोई मुस्लिम होगा तो प्लीज़ ऑफेंड मत होना, क्योंकि थोड़े नाम टफ है मेरे लिए, बाकी सबको मैं एक बराबर मानता हूँ। ठीक है, इन्होंने ही बनाया था क्या? 2.5 दिन का झोपड़ा। किसका बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कहाँ पे है बाबू? ये आपका है अजमेर में। कहाँ है आपका? अजमेर में। क्या क्या सीखा आपने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में? मेरी राइटिंग माशाअल्लाह है, मेरी राइटिंग के लिए 1 लाइक तो बनता है। लाहौर इनकी कैपिटल थी, सुल्तान के नाम से, लाख बक्स इनको कहा जाता था। मेहरौली और कुतुब मीनार का फाउंडेशन किया इन्होंने। उसके बाद पोलो यानी कि चौगान खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई। पूछेगा आपसे कि कौन से रूलर की चौगान खेलते मृत्यु हो गई? फर्स्ट मॉस्क्यू कुवैतुल इस्लाम इन्होंने बनाया दिल्ली के अंदर। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर बनाया। और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं होप करके चल रहा हूं, आगे आपका आएगा, सॉरी, कुतुबुद्दीन के बाद आपका आएंगे भैया इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं। आएगा तो आराम सा, बट कुछ ने उसने किया नहीं, एंड इसको हम बोलते हैं इल्तुतमिश। क्या बोलते हैं? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। ये आपका आएगा किसके बाद? आराम शाह के बाद। उसने कुछ खास नहीं किया इल्तुतमिश के बारे में, जो किसने कुछ खास किया उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो इल्तुतमिश था वो कहा जाता है कि ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। क्या बोलते हैं? दामाद था, सन इन लॉ, सन इन लॉ। अब देखो, ध्यान देखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था कि भाई फाउंडेशन रखी थी, है ना, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्लेव ऑफ स्लेव। ठीक है, स्लेव ऑफ स्लेव, इन्हीं को कहा गया है स्लेव, स्लेव ऑफ स्लेव, स्लेव ऑफ स्लेव। एक लाइन से नोट करते हुए जाओगे। ठीक है, अब कैपिटल लाहौर थी, लाहौर से कैपिटल को इन्होंने शिफ्ट कर दिया। कहां शिफ्ट किया? बदाऊं, BADAUN, बदाऊं, और फिर बदाऊं से उसको शिफ्ट कर दिया दिल्ली। कोई पता है, किसी को पता है कि ये लोग अपनी कैपिटल को शिफ्ट क्यों क्या करते थे? ठीक है, इन्होंने ही प्रिवेंट किया था चंगेज खान के अटैक को, प्रिवेंटेड चंगेज खान अटैक।
चिकन चंगेजी वाला नहीं, चंगेज खान अटैक, चंगेज खान अटैक, ठीक है, ध्यान रख लो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके बारे में आपको और क्या जानना चाहिए? नहीं, ठीक है, इतना काफ़ी है। बस इन्होंने रजिया सुल्तान को अपनी डॉटर डिक्लेयर किया और बोला कि भैया अब ये राज करेंगी। तो इल्तुतमिश के बारे में आपने इतना जान लिया, बहुत ज़्यादा है। कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ लिया, इल्तुतमिश पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि कुतुब मीनार आपने जान लिया, रजिया के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। रजिया जो हैं, अगर मैं बात करूं रजिया के बारे में, तो ये आपकी फर्स्ट एंड लास्ट जो रजिया थी आपकी, रजिया बेगम जो थी, ये आपकी फर्स्ट और लास्ट मुस्लिम रूलर बनी, मुस्लिम रूलर बनी, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट बनी है मुस्लिम रूलर, ठीक है। चलते हैं, इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ याद करना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से खिलजी, इसके बाद आपका खिलजी डायनेस्टी आएगा। खिलजी के बाद कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग सीधे जा रहे हैं कहाँ पे? मुगल के पास। भैया मुगल में बाबर हैं, बाबर के बेटे हुमायूं हैं, हुमायूं के बेटे अकबर हैं, एंड अकबर के बाद जहांगीर आएंगे, जहांगीर के बाद आपके शाहजहां आएंगे, एंड शाहजहां के बाद आपके औरंगजेब आएंगे। अच्छा, इन बिटवीन किसी को अगर रिकॉर्डिंग रोकने का कुछ पता हो ना तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि यार मुझे आइडिया नहीं है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, ये पॉज नहीं हो पाता है। तो एक लगातार जो है वो सारा का सारा रिकॉर्डिंग जो है वो हम लोगों को एक साथ में करना पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं बीच बीच में, मैं आपको बताता हूँ। देखो, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, मतलब राजपूत भी हैं, सब हैं, लेकिन मैं आपको केवल मुगल के बारे में बताऊँगा, क्योंकि मुगल के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अगर पूछेंगे आपसे कुछ भी तो मुगल के बारे में पूछ लेंगे, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछने जाएंगे। स्टार्ट करते हैं मुगल, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले राजा जो है आपके बाबर के बारे में। बाबर के बारे में अगर बोले जाए तो सबसे पहले बाबर का नाम जानते हैं हम लोग। देखो, बाबर के लिए आप टाइटल लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले इन्होंने क्या क्या लड़ा है, ठीक है। पहले लड़ाई इन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत। किससे लड़ा था इन्होंने, किसको हराया था? तो इन्होंने हराया था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसको हराया? इब्राहिम लोदी को। उसके बाद हुआ बैटल ऑफ खनवा, बैटल ऑफ खनवा, खनवा। इसमें किसको हराया भाई इन्होंने? इसमें हराया इन्होंने संग्राम सिंह राणा, संग्राम सिंह राणा, संग्राम सिंह राणा, या फिर आप कह लो राणा सांगा, राणा सांगा को हराया। इसके बाद में अगर आपके बोलूं तो इन्होंने बैटल ऑफ चंदेरी में, थर्ड में आएगा इनका बैटल ऑफ चंदेरी। बस ऐसे ही याद करना, बैटल ऑफ चंदेरी। इंपॉर्टेंट नहीं है, एक राजपूत रूलर को हराते हैं, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनेगा। फोर्थ पे आपके आएंगे बैटल ऑफ घग्गर, बैटल ऑफ घग्गर, ठीक है। लोधी से लड़ेगा ये, ठीक है। किससे? अफगान से। बैटल ऑफ घग्गर, काफी बहादुर थे, बैटल ऑफ घग्गर, ठीक है। ये किससे लड़ेंगे? अफगानियों से, अफगानियों से। किसके साथ लड़ेंगे? तो किसके, मतलब उनके अफगानियों का सपोर्ट कौन करता? तो मोहम्मद लोधी कर रहा था सपोर्ट इनका, ठीक है। डेट याद करने की जादू नहीं है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है उसको आप याद करने की। अब इसमें एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट आएगी, वो है आपका कि इनके बारे में, इनको जो ये जो मरे हैं वो कहाँ मरे हैं? आरामबाग आगरा में। ये कहाँ मरे हैं? 1530 में। कहाँ पे? आरामबाग आगरा में। कहाँ पे? आरामबाग आगरा में। उसके बाद इनके बारे हिज मेमोरी, बाबरनामा, और इनके ऊपर एक कहानी लिखी गई है, दैट इज बाबरनामा, आप ये कह सकते हो, या फिर तुजुक बाबरी, तुजुक
ए आई बाबुरी। ठीक है, पता है ना किसने लिखा है? ये इनके बारे में खास चीज़ थी। 2-3 चीज़ें मैं आपको और ऐड ऑन करके बता देता हूँ ताकि आपके ध्यान में हो जाए। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो ताकि आपको वीडियो को पॉज करके, अरे हाँ यार लाइव कर रहे हो ना, लाइव में तुम पॉज भी कर सकते हो सॉरी रिकॉर्ड देख रहे हो क्या साहिल, ऐसे करके। अच्छा, एक चीज़ में सबसे खास बात पता है क्या थी? खास बात लिख लो एक बार। आपने लिखा बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी से, बैटल ऑफ खनवा संग्राम सिंह राणा से, राणा संघ से, बैटल ऑफ चंदेरी राजपूत रूलर से, बैटल ऑफ घग्गर अफगानी से, तुझे बाबरी हो गई। अब हम लोग आ गए हैं भैया मुगल के बारे में जानते 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 हम लोग सीधे पहुंचेंगे कि बाबर जो थे, मेन जो बाबर का कामधाम है कि इनकी किताब उताब जो लिख रहे थे वो कौन कौन लोग लिख रहे थे, किसके बारे में जानना है और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे क्या क्या वो पूछ सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। इनकी जो बायोग्राफी है वो है आपके तुजुके बाबरी। इसमें 2 किंग के बारे में बात की गई है। इनका जो मकबरा बनाया गया है, देखो मरे कहाँ थे? आराम बाग में। ठीक है, आगरा में मरे थे, आगरा में आपका आता है आराम बाग, राइट। लेकिन इनका जो मॉस्क्यू है वो कहाँ बना था? काबुल में। कहाँ बना था? काबुल में। याद रखना कि जो टॉम्ब है वो कहाँ बना? काबुल में बना है। कहाँ बना है? काबुल में। चलो, इसके बाद आपके आते हैं भैया। अच्छा, एक बात बताओ कि अपनी ही अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अ ग्रेट मुगल रूलर हु रोट हिज ऑन मेमोरीज, तो आप क्या बोलोगे? अपनी ही मेमोरी को किसने लिखा था? अपनी ही मेमोरी को कौन लिखा था? कमेंट करके मुझे बताओगे जिसने अपनी ही मेमोरीज के बारे में लिखा हो। ठीक है, पानीपत हो गया, बाबर की मृत्यु हो जाती है और सब कुछ यहाँ पे काम खत्म हुआ। अब आपके 9 पे आएगा हुमायूं। ठीक है, हुमायूं का जो जन्म होता है वो होता है आपका 1508 में। 1508 में कहाँ होता है भैया? काबुल में। काबुल में जन्म होगा। ठीक है, और इसके बाद ये भी आपके लड़ेंगे बैटल ऑफ चौसा। इसमें आपको बहुत याद करने की नीड नहीं है। अकबर का जन्म यहाँ पे हो जाता है और 1556 में 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और पता है कैसे होती है? लाइब्रेरी में सीढ़ी चढ़ते वक्त। क्या होती है? लाइब्रेरी में सीढ़ी चढ़ते वक्त। इनका जो टॉम्ब है, टॉम्ब मकबरा बना है दिल्ली में। और अगर मैं बात करूं कि इनकी बायोग्राफी को हम बोलते हैं हुमायूं नामा। हुमायूं नामा, यहां तो नोट कर लो, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा इसको लिखेगा कौन? बाबर नामा कौन लिखने वाला है? तो बाबर नामा को खुद, अरे हम लोग आगे चले गए थे क्या? एक मिनट। चलो कोई बात नहीं। अकबर मतलब ये हमें ये पढ़ रहे हैं बाबू हम हुमायूं के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हुमायूं के बारे में। हुमायूं के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, बाबर नामा किसने लिखा था? तो बाबर नामा ने अपना नामा खुद से लिखा था। खुद से ही लिखा था इसने अपना नाम। ठीक है, अब बात करेंगे हुमायूं की। यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ ताकि आप जान लो, थोड़ा क्लियर कट करते हैं। हुमायूं का मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपके हुमायूं के नाम पे क्या आएगा। तो हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका हुआ था काबुल में। कहाँ हुआ था? काबुल में। ठीक है, काबुल में आपने जन्म लिख दिया। उसके बाद आपने ये लिखा कि उन्होंने क्या लड़ा है? तो उन्होंने बैटल ऑफ चौसा भी लड़ा हुआ। आप ये बोल दो बी ऑफ चौसा। बी ऑफ चौसा मतलब बैटल ऑफ चौसा बोल सकते हो। ठीक है, जो छोटे मोटे लड़ाइयाँ हैं उनको ध्यान नहीं देना है। ये आपको बता देता हूँ मैं कि इनकी मृत्यु हो जाती है कब? 1556 में लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिर के। लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिर के। भाई इससे बाहर अब नहीं आया कुछ भी। इनका टॉम्ब जो है वो बना है बाबू आपका दिल्ली में बना है। और जो बायोग्राफी है इनकी, बायोग्राफी वो है आपकी बाबू हुमायूं नामा। हुमायूं नामा जो है वो लिखा है किसने? गुलबाग बानो बेगम। क्या लिखा है? गुलबाग बानो बेगम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आ गई भैया आपके अकबर जी की। ठीक है, हुमायूं का आपने लिख लिया। अरे भगवान, शेर ससूरी वाली लड़ाई यहीं पे आपको देखने को मिल जाती थी। अब देखो मैंने सजा तो दिया है बहुत बढ़िया से। ठीक है,
शेर सूरी के बारे में नहीं जानेंगे, अब बात करते हैं हम सीधा भैया अपने अकबर जी की। ठीक है, अच्छा गुलबाग बेगम इसकी हाफ सिस्टर थी। ठीक है, क्या थी? हाफ सिस्टर थी। और इनके एक बहुत फेमस, ये भी याद आ गया मुझे, बैरम खान जो ऑफिसर थे, बहुत फेमस ऑफिसर, वो उनका नाम था भैया बैरम खान। बैरम खान, ठीक है, ध्यान रखना क्या था, बैरम खान। अकबर के बारे में जानते हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, राइट। पहली चीज कि ये थे भैया इलिटरेट, सबसे पहले ये है आपके, ये थे आपके इलिटरेट। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ये लड़ते हैं, पहले वाला आपको पता है कौन लड़े थे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कौन किसने लड़ा था, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, सेकेंड बैटल ये लड़ते हैं। ठीक है, सेकेंड बैटल लड़ने के बाद मैं वो बताता हूँ, देखो फर्स्ट बैटल लड़े थे बाबर ने, पहला बैटल लड़ा कौन, पानीपत की पहली लड़ाई किसने लड़ी, बाबर ने। दूसरी कौन लड़ रहा है, सेकेंड पानीपत, ये लड़ रहे हैं अकबर जी। और अकबर लड़ किससे रहे हैं ये बताता हूं मैं आपको, अकबर आपके लड़ने वाले हैं विक्रमादित्य, हेमू, हेमू विक्रमादित्य के लिए। अच्छा अगर मैं ऐसे ऐसे आपको समझाऊं कि बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में मतलब जानने को है अकबर के बारे में, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको नोट करनी पड़ेंगी। जैसे कि इन्होंने मालवा को कॉन्कर किया था, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मालवा फेमस किस लिए है, हराए किसको था, बाज बहादुर को, बाज बहादुर को हरा के मालवा को किया था। यार हे भगवान, काश मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाती। ठीक है, आपको पता होगा कि इन्होंने राजपूत से शादी करी और उसके बाद मतलब उनकी जो थी उनको अपनी वाइफ बनाई। गुजरात को जीतने के बाद इन्होंने गुजरात भी जीता, वॉन गुजरात, और इन्होंने क्या बनाया भैया, बुलंद दरवाज़ा, सबसे बड़ा दरवाज़ा जो बोलते हैं बुलंद दरवाज़ा। कहाँ पे, फतेहपुर सिकरी में, फतेहपुर सिकरी घुमा हूँ मैं यहाँ पे, फतेहपुर सिकरी। क्या हुआ, गुजरात को जीतने के बाद जीत की खुशी में इन्होंने बुलंद दरवाज़ा भी बनाया। ठीक है, अब इनके साथ कुछ लड़ाइयाँ हैं जो बहुत फेमस हैं, जो कि आपको एफकेट के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं पूछने वाली हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अकबर के आखिर 9 रत्न कौन कौन से थे, अकबर के 9 रत्न कौन कौन से थे। देखो अकबर के 9 रत्न कौन कौन से थे, इसका लिस्ट निकालो आप लोग। अकबर के 9 रत्न कौन कौन से थे, और जो भी थे अकबर के 9 रत्न में, उनमें से उनका क्या क्या। अब ना एक बात समझते हैं हम लोग, अकबर के 9 रत्न के ऊपर एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया था, राइट। अकबर के 9 रत्न के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भैया बताइए अकबर के 9 रत्न कौन कौन से थे, और ये एफकेट में कंफ्यूज इसलिए करने वाला था, आप इसको अगर चाहो तो इनको हम बोलते हैं 9 जेम्स ऑफ अकबर, 9 जेम्स ऑफ अकबर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जरा से। पहले आपके आएंगे अबू फजल, उसके बाद आपके आएंगे फैजी, तीसरे पे आएंगे आपके तानसेन, बहुत शौकीन आदमी थे ये तानसेन। चौथे पे आपके आएंगे बिरबल, ध्यान रखना बिरबल। 5वें पे आएंगे ये आपके टोडरमल, राजा टोडरमल। ठीक है, 6वें पे आपके आएंगे राजा मान सिंह। 7वें पे कौन आएगा, अब्दुल रहीम खाने खान, रहीम। 8वें पे नाम लिख लो, अब्दुल रहीम तो लिख लिया आपने, हकीम हुक्काम। एंड 9वें पे आपके आएंगे मुल्ला दो प्याजा। बस यहाँ से आपके जो अकबर की कहानी है वो पूरी होती है।
आप अकबर के बारे में जानते हैं कि आखिर अकबर ने अच्छे अच्छे क्या काम किए, क्या क्या नहीं किए, आपको बता दिया मैंने वॉर के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अच्छा, अकबर के बारे में ना 2-3 चीज़ें और आपको बतानी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को रह के ऐसे याद आ रहा है कि चलो ये भी है अपनी नोट्स के थ्रू। तो अब मैं आपको अकबर का थोड़ा सा एक और रूप दिखाता हूँ। आपने 9 जेम्स को नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब इनके ना युद्ध के बारे में आपको नहीं बताऊंगा कि युद्ध में क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने क्या क्या किया, अकबर ने क्या क्या किया। पहले स्लेवरी को ख़त्म कर दिया, स्लेवरी को जड़ से ख़त्म कर दिया, अकबर ने किया। दूसरा, फतेहपुर सिकरी को बनाया, मैंने बता दिया आपको। इबादत खाना या मनसबदार बनाया, इबादत खाना ही बनाया इन्होंने, ठीक है। दीन इलाही की स्थापना की, नौरत्न भी मैंने आपको बता दिया, मुल्ला दो प्याजा बिरबल, ये भी आपको हो गया। अच्छा ठीक है, इनके इबादत जो खाना था, जो इनका इबादत खाना था, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इबादत खाना। आखिर इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते थे? तो इसमें अगर मैं स्कॉलर्स की बात करूं तो एक तो ये आपकी थी पुरुषोत्तम देवी, पुरुषोत्तम देवी। ये एग्जैक्टली एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा हूं ताकि आपको बहुत ज़्यादा ना घुसना पड़े, माथा ना मारना पड़े, और इससे बाहर नहीं जाएगा। हिंदू आपका हो गया, ठीक है। अच्छा, टाइटल को अगर मैं बात करूं कि टाइटल किस उन्होंने दिया था, तो बिरबल को ये लोग बोलते थे, फैजी को ये राजकवि बोलते थे, राजकवि बोलते थे। बिरबल को क्या बोलते थे? बिरबल को ये बोलते थे कवि प्रिय, याद कर लो, ठीक है। अब इसके बाद आपके आएंगे भैया, कौन आएंगे? जहांगीर साहब आएंगे। जहांगीर के बारे में अगर बताना चाहूँ, अब देखो इन लोगों ने ना क्या क्या, आखिर अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदर में है, पता है ना, इलाहाबाद फोर्ट अकबर। इसके बाद में अगर आपको बताऊं, फैजी को मैंने बोल दिया, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। जहांगीर सबसे पहले जो इल्डेस्ट ब्रदर है इनके, जहांगीर का जो सबसे बड़ा बेटा है, सॉरी अकबर का जो सबसे बड़ा बेटा है वो है आपका जहांगीर। एंड इनका जो नाम था, एक और नाम था, वो था आपका सलीम। क्या था आपका? सलीम। इनके बाद से बहुत कुछ खास यहाँ पे नहीं होगा, और सीधे आपके, हाँ लेकिन एक चीज़ बहुत फेमस है कि जहांगीर के कोर्ट में ही कौन आता है आपके? कैप्टन हॉकिंस। उसके बाद थॉमस रॉ भी इन्हीं के कोर्ट में आता है, जहांगीर के कोर्ट में भी, याद रखना, ठीक है। और परमिशन वाला हिसाब किताब यहाँ शुरू होता है। इसके बाद आपका शाहजहां है एंड औरंगजेब है, जहाँ पे शाहजहां और औरंगजेब में आपने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा हुआ है कि आखिर मतलब शाहजहां क्या करते हैं, ताजमहल वाला सीन है, एंड फिर औरंगजेब आता है। औरंगजेब की भी खास एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, आप सीधा जंप करोगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाना चाहता हूँ, वो क्वेश्चन को आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो। मैं आपको नोट करवाता हूँ कि आखिर आपसे किस किस टाइप के वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपसे बनेगा सबसे पहले कि शालीमार बाग श्रीनगर किसने बनाया? शालीमार बाग। तो आप बोलेंगे इसमें कौन बनाया है? जहांगीर, ठीक है। इसके बाद सेकंड पे आता है आपका, दैट इज कि मुगल पेंटिंग किसके टाइम पे पीक पे थी? मुगल पेंटिंग, आर्ट का बहुत शौक था, इसका आंसर भी क्या आएगा? जहांगीर, ठीक है। किस सिख गुरु ने जहांगीर को अगर मारा था, अगर ये पूछा जाए आपसे, मतलब नहीं मारने वाला सीन नहीं था, कुछ भूल रहा हूं मैं, या अगर मैं जैसे आपको ध्यान आएगा याद दिला दूंगा। मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो ये है आपके औरंगजेब, ध्यान रखना। और ये दो हैं, एक दिल्ली का है, दिल्ली वाले को शाहजहां ने बनवाया है,
और एक मोती मस्जिद आपका जो है, सॉरी एक मिनट कंफ्यूजन थोड़ा सा, देखो आप नोट करोगे क्या, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद, ये जो आपका आगरा वाला है इसको बनवाया आपने अकबर ने, सॉरी शाहजहां ने, अकबर कहाँ घुसा रहा हूँ मैं, और जो आपका दिल्ली वाला है उसको बनाया आपके औरंगजेब ने, एक आपके एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो भैया यही बनना चाहिए, ठीक है, औरंगजेब एंड शाहजहां। चलते हैं फिर आगे की बात करते हैं। अच्छा, जामा मस्जिद किसने बनाया है, जामा मस्जिद, तो क्या बोलोगे आप, शाहजहां ने, ठीक है। चले फिर अब आता है बाबू आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, और शुरुआत करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। एक घुट पानी में पी लूं क्योंकि तब से रिकॉर्डिंग ही चल रही है खतरनाक तरीके से, है ना। अब अगर बात करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की, तो कुछ चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भैया, और उसी के हिसाब से आगे के जो क्लासेस हैं वो हमारी बढ़ेंगी। देखो ये पोर्टुगीज़ है, ठीक है, पुर्तगाल है, यहाँ से काफ़ी लोग यहाँ से वहाँ पे अभी पोर्टुगीज़ की क्रांति चल रही है और बातचीत होती है कि भैया हमें मसालों की नीड है। ध्यान रखना अभी इंडिया में जहांगीर जी चल रहे हैं, जहांगीर जी क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। अब बात आती है कि भैया मसालों की नीड है क्योंकि मीट का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर जब ये जमीन का रास्ता था तो ये लोग ऐसे क्यों आ रहे थे, ऐसे इसलिए आ रहे थे बाबू क्योंकि वो पैसा रुपया लेके आते थे, यहाँ पे सारे अरब कंट्रीज थी, मुस्लिम इन्फ्लुएंस कंट्रीज थी, ये लोग लूट पाट करके घोड़ा भी खाते थे उनका और पैसा भी लूट लेते थे, तो कोई मुद्दा ही नहीं बना, तो इसीलिए उनको सी रूट खोजना पड़ा। सबसे पहले हमारा भाई कोलंबस निकलता है और वो पहुंच जाता है भारत को खोजने, लेकिन पहुंच जाता है अमेरिका। कहाँ पहुंच जाता है, अमेरिका। अब वो तो पहुंच गया अमेरिका, अब अमेरिका तो पहुंच गया, अब उसके बाद एक वास्को डी गामा होते हैं, वो भाई साहब आते हैं और वो अपना केप ऑफ गुड होप पे जाते हैं, जहाँ पे वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। वहाँ से हमारे एक व्यापारी थे गुजरात के जो उनका साथ देते हैं और 1498 में वास्को डी गामा का जो आगमन है वो हो जाता है। कुछ यही कहानी है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे पहले ये पूछेंगे कि इंडिया में इनके आने का क्रम क्या है। पहले पोर्टुगीज आएंगे, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर दानिश, फिर फ्रेंच, ठीक है। पोर्टुगीज, डच, होमवर्क में ये लिख लो। पोर्टुगीज आपको पता है पुर्तगाल को बोलते हैं, डच डेनमार्क का, ब्रिटिश पता है, डेनिस एंड फ्रेंच ये कहाँ के लोगों को कहा जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, पोर्टुगीज एंड ब्रिटिश, बाकी हमको नहीं पढ़ना है। पोर्टुगीज की बात करते हैं। पहला 1498 में वास्को डी गामा जो होते हैं कालीकट नामक बंदरगाह पे केरल में आते हैं, जो कि उनका स्वागत कौन करता है, किंग जमोरिन। आते ही बंदा बस पोर्टुगीज में दो लोग फेमस हैं। पहला अल्फांसो द अल्बुकर्क जिसने 1510 ईस्वी में गोवा को एनेक्स कर लिया था। याद रखना बस दो गवर्नर, एक अल्फांसो मैंगो वाला और दूसरा एल्मीडा, बस यही फेमस है, यही से क्वेश्चन बनते हैं। अल्फांसो ने क्या किया, 1510 में वो कर लिया। उसके बाद पोर्टुगीज में 1530 में उन्होंने अपना जो कैपिटल है कोचीन से गोवा में शिफ्ट किया। एल्मीडा के लिए क्या फेमस है कि ही स्टार्टेड ब्लू वाटर पॉलिसी। एल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की, जिसको हम पीसफुल ट्रेड भी बोलते हैं। एंड अल्फांसो द अल्बुकर्क को ही रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज जो है वो बोला जाता है। क्या बोलते हैं, रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज। आगे बढ़े, 1600 क्या आपने पढ़ा अभी तक, 1510 में गोवा को एनेक्स किसने किया, अल्बुकर्क ने। उसके बाद इन लोगों ने 1661 में पोर्टुगीज के किंग ने चार्ल्स सेकेंड, इंग्लैंड के चार्ल्स सेकेंड को बॉम्बे को गिफ्ट में दे दिया एज अ डाउरी फॉर अपनी बेटी से, अपनी बहन से शादी करने के लिए। पहला प्रिंटिंग प्रेस पोर्टुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था इन गोवा 1956 में, और 1961 में हम गोवा को फाइनली फ्री करा पाए थे। यह है पोर्टुगीज के बारे में। अब आएगा ब्रिटिश। देखो जब ब्रिटिश की बात आती है बाबू, तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में इस्टेब्लिशमेंट होती है। और वहाँ पे देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ, ये पार्लियामेंट है और ये आपकी जो कंट्री है, कंट्री से एक फरमान जारी होता है कि भैया हमें ट्रेड करना है। कहाँ ट्रेड करना है, तो इंडिया का रास्ता पता चल गया है और हमें ट्रेड करना है। अब अगर ट्रेड करना है इंडिया से तो भैया कुछ रूल बनाना पड़ेगा। तो
इंग्लैंड के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है 1600 ईस्वी में। रानी जी कहती हैं कि आप जाइए और आप लोग जाके वहां पे थोड़ा आतंक मचाइए और लूटपाट कीजिए। तो वहां से यहाँ पे लोगों को पटाने के लिए कुछ लोग आते हैं और यहीं से जो कहानी है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की शुरू हो जाती है। स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि कौन आएगा सबसे पहले कोर्ट में, अगर मैं बताऊं कि सबसे पहले अब हमारे कोर्ट में घुसने कौन आता है, तो देखो आपको पता है कि खोज खाज के तो सब चले गए हैं, ठीक है, खोज खाज के सब लोग चले गए। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये बता कोहिनूर डायमंड जो है, जो कोहिनूर डायमंड था वो किसके टाइम पे गया था हमारे यहाँ से, कोहिनूर डायमंड, ठीक है, बस आपको ये बताना है कोहिनूर डायमंड किसके टाइम पे गया था, बात खत्म। कोहिनूर डायमंड जो है वो अंग्रेज किसके टाइम पे लेके गए थे, इतना बताना है। इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ब्रिटिश आ गए। चलिए एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। पहले ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस आते हैं आपके 1608 में जहांगीर के कोर्ट में, लेकिन कहा जाता है कि वो कुछ खास नहीं कर पाते हैं। तो पहली ब्रिटिश फैक्ट्री जो बनती है वो बनती है आपकी सूरत में। कहाँ बनती है? सूरत में, जो कि बनती है आपकी 1613 में, जिसमें थॉमस रो ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो आप क्या बोलोगे कि फर्स्ट ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस इन जहांगीर कोर्ट कब आए? वो 1608 में। उसके बाद पहली ब्रिटिश फैक्ट्री कहाँ बनी? सूरत में। कब? 1613 में, ठीक है। जब 1608 में आपका हॉकिंस आता है, ये किस शिप से आता है? तो बाबू ये आपके हेक्टर शिप से आता है। किससे आता है? हेक्टर शिप से आता है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री लीगल वाली जो बोलते हैं, ठीक है, कि कहाँ बनती है। अच्छा, एक तुम्हें पता है क्या कि जब आपका थॉमस रो आता है ना, ये जो आपका थॉमस रो आता है, पता है ये इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले किया गया, बताया गया है? क्योंकि ये जब आता है तो बोला जाता है कि ये फारसी सीख के आता है। क्या सीख के आता है? फारसी सीख के आता है और इम्प्रेस करता है उनको। अब यहाँ तक क्लास चल रही है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके बाद पहली इनकी फैक्ट्री साउथ में बनती है, मसूलीपट्टनम में, 1616 में। फर्स्ट फैक्ट्री इन ईस्ट इंडिया हरिहरपुर बालासोर 1633 में। 1667 में औरंगजेब कंपनी को फरमान जारी करता है बंगाल में ट्रेड करने का। अब देखो, जाहिर सी बात है, हम लोग आ गए हैं 1667 में, जहां पे अब औरंगजेब ने फरमान जारी कर दिया। शाहजहां के बाद, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब आ चुका है। औरंगजेब एक फरमान जारी करता है कि यस, आप लोग बंगाल में जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही बंगाल की बात आती है तो ये लोग क्या करते हैं, अपने कलकत्ता में एक फैक्ट्री डालते हैं। कहाँ पे? कलकत्ता में। और फैक्ट्री डालने के बाद उसको फोर्टिफाइड, मतलब कि घेराबंदी शुरू कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं किलाबंदी शुरू कर देते हैं कलकत्ता फैक्ट्री की, और उसको नाम देते हैं फोर्ट विलियम का। अब आप इमेजिन करिए कि इंडिया में एक कंपनी है रिलायंस, ठीक है। रिलायंस यहां बाहर से आई है ट्रेड करने के लिए। मान लेते हैं कि हमने, इंडियन गवर्नमेंट ने नेपाल गवर्नमेंट के साथ, कि नेपाल का थोड़ा भला हो जाए, रिलायंस को भेज दिया वहां पे व्यापार करने के लिए, ठीक है, बिजनेस करने के लिए। अब रिलायंस वाले वहां पे जाके पहले फैक्ट्री बनाते हैं, उसके बाद फैक्ट्री के साइड साइड में बड़े बड़े दीवार खड़ी कर देते हैं, किला बना लेते हैं, और उसको एक नाम देते हैं फोर्ट विलियम या फोर्ट नेपाल, ऐसे कुछ करके। तो जाहिर सी बात है कि जो नेपाल के राजा होंगे उनका खून तो खोलेगा, और उनका खून खोलता है और ब्लैक होल ट्रेजेडी हो जाती है, जिसमें 146 लोगों को उसी फोर्ट विलियम के अंदर, जो आपके बंगाल के गवर्नर थे सिराज उद दौला जी, जिनके सेनापति मीर जाफर ने साथ दिया था, ये लोग मिलके एक 10 बाई 10 के कमरे में बंद कर देते हैं, और ये लोग सांस फूलने की वजह से मर जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी 1756। अब अंग्रेज ना बड़े सातिर थे। अच्छा, ये क्या लिखा है? मेन रीजन ऑफ डिस्प्यूट वाज दस्तक, दैट इज फ्री ट्रेड पास फॉर कंपनी। दिक्कत ये थी कि कंपनी बंगाल में ट्रेड कर रही है, ठीक है। अब उनको, उनके पास दस्तक, औरंगजेब ने फरमान दिया था। दस्तक का मतलब ये था टैक्स फ्री, यानी कि वो बंगाल के, मान लो ये अदर स्टेट है, ये बंगाल है, और ये भैया हमारा चेक पोस्ट। जब कोई नॉर्मल व्यापारी आ रहा है यहाँ पे 2 रुपए का सामान लेके, लगता है इस पे भैया 1 रुपए का टैक्स, और ये हो जाता है सामान 3 रुपए का, तो वो बेचारा प्रॉफिट के लिए कितने बेचेगा? 4 रुपए का। आपको मैंने पढ़ा दिया प्रॉफिट एंड लॉस। सेम, अब जो ब्रिटिश लोग थे वो 2 रुपए का सामान लेके आ रहे हैं और टैक्स इनका फ्री है, नहीं हो रहा है। अब ये 2 रुपए के सामान को अगर 3 में भी बेचेंगे
तब भी 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो भैया नॉर्मल इंडियन का सामान कौन खरीदेगा, कोई नहीं। इसीलिए ये एक मेन डिस्प्यूट था जहां पे हमारे सिराजुद्दौला भाई ने अपनी हिम्मत दिखाई, अपने मीर जाफर के साथ गए और जाके इन्होंने 146 लोगों को फोर्ट विलियम के ही छोटे से रूम में बंद करके मार दिया। अब इसका बदला तो लेना था, बदले के बदले में होगा 1757, 1 साल के बाद बदला लेते हैं। कैसे लेते हैं, ब्रिटिश बहुत चालाक थे। पहले तो मीर जाफर यानी कि सिराजुद्दौला के सेनापति को मिला लेते हैं और जो बंगाल के गवर्नर को सपोर्ट करते थे, व्यापारी जो थे, दैट इज मनिक चंद एंड जगत सेठ, इनको भी मिला लेते हैं। ब्रिटिश की साइड से कौन फाइट करता है, क्लाइव जी लड़ते हैं, सिराजुद्दौला मारा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला को जब मीर जाफर, आपके दिमाग में आया होगा कि सर जो बंगाल का गवर्नर था सिराजुद्दौला, उसके सेनापति ने ब्रिटिश साथ क्यों दिया, तो साथ इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि भैया मीर जाफर सिराजुद्दौला को मार के हम तुमको बंगाल का गवर्नर बनाएंगे। नेक्स्ट गवर्नर कह रहा हूं, नवाब कह लो, बंगाल के नवाब कह लो, ठीक है। अब मीर जाफर को नवाब बनाते हैं, लेकिन मीर जाफर बिना काम का निकलता है, तो मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बना देते हैं। मीर कासिम और खतरनाक निकलता है, वो सबसे पहले क्या करता है, अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर देता है और कहता है कि आज के बाद दस्तक यानी कि फ्री टैक्स माने कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होगा। अब अंग्रेजों को लगता है कि हमारी बिल्ली हम ही से मैं आऊं, मतलब मीर जाफर पहले सिराजुद्दौला को मारा, नवाब को मारा, फिर मीर जाफर को हटाया, मीर कासिम को, अब ये भी ये कर रहा है। तो मीर कासिम से बदला लेने के लिए होता है बैटल ऑफ बक्सर, जहां पे मीर कासिम भैया भाग के चले गए होते हैं बक्सर के पास, जहां पे शाह आलम एक शासक होते हैं, सुजाउद्दौला जी होते हैं। ध्यान रखना वो थे सिराजुद्दौला, ये सुजाउद्दौला और मीर कासिम। शाह आलम, सुजाउद्दौला एंड मीर कासिम तीनों साथ मिलकर लड़ते हैं और ब्रिटिश की साइड से जो गवर्नर लड़ता है वो होता है हेक्टर मुनरो। लड़ाई होती है और यहां से ये भी लड़ाई ये लोग हार जाते हैं और ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्ट हो जाता है, जिसकी थ्योरी किसने दी थी, दादा भाई नौरोजी जी ने, कि भैया आप ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है वो स्टार्ट हो चुका है, अब कोई नहीं रोक सकता है अंग्रेजों को, अब अंग्रेजों को कोई भी नहीं रोक सकता है। अब आपको ध्यान देना है आगे की कहानी पे। हमने देखा 1756 में भैया ये लोग बैटल ऑफ पलासी होता है, सॉरी ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है। 1757 में बैटल ऑफ पलासी होता है, उसके बदले में हार जाते हैं 1764 में। अब हमारी जो प्यारा भारत है, भारत कंट्री का एक मेजर पोर्शन अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका है। अब अंग्रेजों में बंगाल आ गया, उनके अंदर हिम्मत आ गई कि जब ये आ गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब स्टार्ट होगा इनका 1764 से लेके 1857 तक रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसमें सबसे पहले आता है इनकी ये लोग तीन चीजें बनाते हैं, विस्तार की नीति, रेवेन्यू पॉलिसी एंड गवर्नर जनरल। विस्तार की नीति मतलब कि हम अपने एरिया को, अंग्रेज अपने एरिया को कैसे एक्सपेंड करेंगे। रेवेन्यू पॉलिसी का मतलब कि ये लोग कमाएंगे कैसे, इनके पास पैसा कहां से आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका विस्तार नीति के बारे में पढ़ते हैं। रिंग ऑफ फेंस, रिंग ऑफ फेंस बाबू बोलते हैं हम, घेरे की नीति। कौन लेके आया था, तो इसको रिंग ऑफ फेंस को हमारे लेके आए थे हेस्टिंग भाई साहब। हेस्टिंग भाई साहब लेके आए थे हमारे रिंग ऑफ फेंस के। वॉरेन हेस्टिंग इनका नाम था, लॉर्ड वगैरह तो क्या ही बोले इनको, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा सब्सिडरी अलायंस। ये वेल्सली भैया लेके आए थे, जिसने टीपू सुल्तान को हराया था एंग्लो मैसूर वॉर में, और सबसे पहले जिसने ये अलायंस एक्सेप्ट की थी वो थे आपके निजाम ऑफ हैदराबाद। थर्ड पे आता है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसमें यह कहा जाता है कि भैया अगर आपका कोई खूनी कह रहा हूं मैं, अगर खून का रिश्ता नहीं है, अपने औलाद से सगा नहीं है, तो आपका राज्य जो है अंग्रेजों का हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको हम गवर्नर डलहौजी लेके आया था। डलहौजी के बारे में फेमस है कि इसने रेलवे लाइन और टेलीग्राफ शुरू किया इंडिया में, और जो डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले इन्फ्लुएंस किया था इन लोगों ने वो था आपका सतारा डिस्ट्रिक्ट, काफी फेमस है, याद रखेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, क्या, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज जमींदारी। सेकेंड में आपका आता है रेवेन्यू पॉलिसी। अब रेवेन्यू पॉलिसी में सबसे पहले आएगा आपका, ये है आपकी रेवेन्यू पॉलिसी, इसको बोलते हैं रेवेन्यू पॉलिसी। रेवेन्यू पॉलिसी, परमानेंट सेटलमेंट, या इसको हम बोलते थे जमींदारी। जमींदारी मतलब लैंडलॉर्ड, इसको कर्नवालिस ने लॉन्च किया था, एंड जमींदार को लैंडलॉर्ड डिक्लेयर कर दिया गया, बोला गया, और ये टोटल 19% लैंड पे मतलब इंप्लीमेंट किया गया कि भैया आपको
1/11 पार्ट वो लोग अपना 1/11 पार्ट रेवेन्यू का जो है वो रखते थे। सेकेंड पार्ट आएगा आपका रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी का मतलब होता है किसान। क्या होता है? किसान, यानी कि फार्मर। इसको बॉम्बे में इंप्लीमेंट किया गया, ध्यान देना, बॉम्बे में इंप्लीमेंट किया गया सबसे पहले, और मद्रास एंड असम में 51% के लैंड पे। किस पे? 51% के लैंड पे। एंड थॉमस मुनरो ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। एंड यहाँ पे आपको जो चार्ज देना था वो था आपका कि जो आपने प्रोडक्शन किया है उसका 50% आप जो है वो पे कर दोगे। क्या करोगे? 50% आप पे कर दोगे। नेक्स्ट में आपका आता है महालवारी। महालवारी की अगर मैं आपको बात करूँ बाबू, तो सबसे सिंपल ये है कि इसको हॉल्ट मैकेंजी ने लगाया था और 30% ऑफ द लैंड पे इसको इम्प्लीमेंट किया था। अब यहीं से ना इनकी जो कुर्र नीति थी, इसी की वजह से सारा तामझाम बिगड़ेगा और आगे अब बवाल होने वाला है। अब जब इतना सब कुछ होता है तो आपको जानना चाहिए कि हमारे कुछ कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हमें आपको एक चीज़ बतानी है मुझे गवर्नर जनरल के बारे में, कि आखिर कब कब क्या हुआ है, ताकि आपके माइंड में सारी चीज़ें बनी रहें, सब कुछ आप टू द पॉइंट पढ़ते रहो। एक मिनट रुक जाओ आप। गवर्नर जनरल, तो आप टॉपिक डालेंगे, आप थोड़ा सा हेडिंग डालो गवर्नर जनरल का, ताकि मैं आपको जो चीज़ समझाऊं और आपको बहुत तसल्ली से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले शुरुआत से करते हैं, एकदम शुरुआत से, कि आखिर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। पहले होता है आपका गवर्नर ऑफ बंगाल। जब कंपनी बंगाल में खुलती है तो क्या होता है आपका? गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल ये सबसे पहले कौन था? तो आपको पता है लड़ाई किसने की थी 1757 में? तो आप बोलेंगे क्लाइव। क्या था? क्लाइव। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? क्लाइव था। ठीक है, लास्ट कौन बना? लास्ट कौन बना? तो आप बोलोगे लास्ट बना आपका, ये क्लाइव आ गया, गवर्नर बंगाल में आपका क्लाइव है। ठीक है, अब क्लाइव के बाद लास्ट कौन बनेगा? तो आपका हेस्टिंग बनेगा। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बनेगा भैया आपका? तो ये बनेगा आपका हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, हेस्टिंग बनेगा। अब उसके बाद गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। अब देखो, अगर गवर्नर जनरल बंगाल कर दिया जाएगा तो पहला कौन बनेगा भैया? यहां से आपको याद कराता हूं मैं, देखो ध्यान रखना। सबसे पहले क्या आता है? गवर्नर ऑफ बंगाल, जो कि आपका क्लाइव था। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है, जो कि 1773 में आपके वॉरेन हेस्टिंग ही बनता है। लास्ट गवर्नर अगर मैं पूछूं लास्ट गवर्नर कौन था बंगाल का, तो भी आप बोलेंगे कि हेस्टिंग ही था। हेस्टिंग, एक बात मैं आपको समझाता हूं, 1833 में बंगाल को जब चार्टर एक्ट आता है इनका, जब चार्टर एक्ट आता है हमारा, तो क्या करते हैं कि ये लोग गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित कर देते हैं। क्या बोलते हैं कि आज से जो बंगाल के गवर्नर होंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहे जाएंगे। चार्टर एक्ट आया तो कौन बना वहां पे? विलियम बेंटिक बना। और ये कब आता है? इसको बोलते हैं जब 1833 के बाद। उसके बाद जब ये चीज हो गई, अच्छा यहां पे ना इन सबको मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, पहले यहां पे पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये जान लो कि वायसराय कौन बना। पहले आप ये याद, पहले हमने ये देखा कि पहले गवर्नर कौन थे बंगाल के? 17 में क्लाइव थे। गवर्नर जनरल बंगाल कब बने? 73 में हेस्टिंग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? 1833 में आपके विलियम बेंटिक। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया की बात करेंगे। वायसराय ऑफ इंडिया कौन बना? फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, तो आप बोलोगे 1858 में आपके ये कैनिंग बन गया। कौन बना? कैनिंग बना। अब कैनिंग के बाद बात आती है कि फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। अब देखो, कैनिंग जो था फर्स्ट वायसराय बना, इंडिगो रिवोल्ट्स के टाइम पे हुआ है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है 1858 वाला, चार्टर एक्ट आ चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ रहा है। अब यहां पे ये लोग वायसराय को खत्म करेंगे और गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया की बात होने वाली है। अब वायसराय खत्म हो गया। अब मेरी बात समझना, एक बात ध्यान से सुनेंगे आप। हमने बात की गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, वायसराय ऑफ इंडिया बना। अब उसके बाद बनेगा गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। देखो ध्यान से, यहां पे हम आएंगे
रुको 1 मिनट, कहाँ स्लाइड कहाँ गई? एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन आ गया यहाँ पे। हमने यहाँ तक कर लिया ना, कहाँ तक कर लिया हमने? 1833 तक कर लिया हमने, राइट? हाँ ठीक है, यहाँ तक कर लिया है। गवर्नर ऑफ इंडिया कर लिया है ना। अब गवर्नर ऑफ इंडिया के बाद अब बात आती है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सन की। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका एक्ट आता है, एंड एक्ट आने के बाद ध्यान से पढ़ेंगे, एक चीज़ देखना, पहले ध्यान से पढ़ना। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो ये जो आपके लास्ट, ध्यान देना, वायसराय को पोस्ट को ख़त्म करके, वायसराय जो थे उनकी पोस्ट को ख़त्म करके अब बना दिया गया है बाबू, वायसराय के पोस्ट को ख़त्म किया गया है और बनाया गया है क्या? गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। लेकिन पोस्ट जब ख़त्म करेंगे तो उस टाइम में वायसराय कौन थे जब भारत आज़ाद होने वाला था? तो वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। तो आप क्या बोलेंगे कि लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन बना। ठीक है, अब वायसराय को पोस्ट को हटा दिया और उसको कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। तो जब वायसराय की पोस्ट को छीन लिया गया तो आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन बना? तो लॉर्ड माउंटबेटन ही तो होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। आपसे जब यह पूछा जाएगा कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन बना, लास्ट गवर्नर, आप क्या बोलोगे? सी राजगोपालाचारी। अगर आपसे यह पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तो आप बोलोगे सी राजगोपालाचारी। होपफुली कंफ्यूज मत होना, बस आपको इतना बताया है। ध्यान रहे कि माउंटबेटन जो था, जो आपका ये माउंटबेटन है ना, ये 1948 में वापस गया है, 1948 में। इसीलिए जब लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया की बात होगी तब भी आप इसी का नाम लेंगे। हमने ये सारा पोर्शन आपको दिखा दिया, समझ गए आप लोग कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं इनके बारे में। अब आपका आता है एक्ट, देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका 1813, देखो 1773 में आपका एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है जहां पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई जाती है। 1813 में चार्टर एक्ट आता है जिसमें आपकी मोनोपोली कंपनी, जो मोनोपोली है उसको हटा दी जाती है, बल्कि बस क्या कहते हैं कि आप चाइना से चाय का वो कर सकते हैं। सेकेंड चार्टर एक्ट में कंप्लीट मोनोपोली को हटा लेते हैं। और 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है जहां पे एंड ऑफ मुगल, एंड ऑफ कंपनी एंड गवर्नर जनरल टू वायसराय ट्रांसफर कर दिया जाता है 1858 वाले क्रांति में। अब आगे बात करेंगे 1857 की क्रांति स्टार्ट होने वाली है भैया, 1857 की। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को बोला गया। मंगल पांडे जो है वो लड़ते हैं आपके बैरकपुर बंगाल से। कितनी देर हो गई मैं रिकॉर्डिंग करते हो भाई? काफी टाइम हो चला, कंटिन्यूस में बोले जा रहा हूं। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपका कहा जाए, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मंगल पांडे बैरकपुर से आपके लड़ते हैं बंगाल में। और ये जो आपका रिवोल्ट स्टार्ट होता है वो होता है 10 मई को। नेशनल लीडर जो थे वो थे आपके बहादुर शाह जफर, बूढ़े आदमी जिसकी वजह से सब डूब गए। लखनऊ से तो लड़ी थी वो थी हजरत महल। फैजाबाद से अहमदुल्ला जी, कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह एंड बरेली से आपके बरेली से आपके बख्त खान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे बात आती है बाबू कांग्रेस की, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस के बारे में पढ़ते हैं। कांग्रेस के बारे में जब पढ़ेंगे, देखो यहां पे ना एक बात आई, पहले सुनो। 57 के बाद 85 में आ रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम आएंगे, अभी आगे हम मुड़ते हुए चलेंगे, चिंता मत करना, ठीक है। 85 में आए तो 85 में कांग्रेस की स्थापना होती है। इसके पापा थे कौन? एओ ह्यूम, एफके का फेवरेट क्वेश्चन। उस टाइम पे जो वायसराय थे वो कौन थे? डफरिल या डफरिल, जो भी था कर लो। पहला सेशन 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुआ था, जिसको 72 डेलीगेट ने अटेंड किया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट वोमकेश बनर्जी थे। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी। पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू थी उसकी। और फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट जॉर्ज ल्यूल थे। उसके बाद अगर सेशन के बारे में आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि 1896 में कोलकाता के सेशन में वंदे मातरम की बात की गई। 1906 में पूर्ण स्वराज की मांग स्थापना। 1911 में कोलकाता में ही जन गण मन गाया गया। ये जो पूर्ण स्वराज है ना,
अब स्वराज से नाम आता है आपका, स्वराज्य वर्ड से नाम आता है दयानंद सरस्वती का। 1898 में देखो फाउंडर जो है स्वराज्य वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले इन्होंने किया हुआ है 1898 में इस्तेमाल। स्वराज्य जो वर्ड था दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले इस्तेमाल कब किया था? 1898 में। ये फाउंडर है आर्य समाज के, 1875 में फाउंड किया था इन्होंने। और इन्होंने फेमस बुक्स लिखी हैं, सत्यार्थ प्रकाश, बैक टू वेदास एंड इंडिया टू फॉर इंडियंस। उसके बाद आपके आएंगे बाल गंगाधर तिलक। स्वराज वर्ड का इस्तेमाल किसने किया? सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने 1898 में। उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग 1906 में की गई है। ध्यान देना, बाल गंगाधर तिलक की जब बात होगी, इन्होंने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट। इन्होंने गीता रहस्य लिखी है मंडल जेल वर्मा के अंदर। और उनकी कुछ फेमस मैगजीन है जैसे कि मराठा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है और जो केसरी जो कि मराठी लैंग्वेज में है। फेमस फेस्टिवल की बात करूं तो गणपति और शिवाजी महोत्सव जो था सेलिब्रेट हुआ करते थे। नेक्स्ट बात करेंगे 1930 के सेशन में फर्स्ट टाइम 31 दिसंबर को फ्लैग होस्टिंग हुई है। रावी नदी के तट पे ये लोग फ्लैग होस्टिंग 31 की नाइट को 12 बजे हम लोग क्या करते हैं पार्टी, तो भैया कांग्रेस पार्टी से जब लोग वहां पर लड़ रहे थे, दो पैग लगे और जोश आया तो इन्होंने कहा कि आज के बाद हम आजाद हैं और इन्होंने झंडा फहरा दिया। वहां पे पार्टी चल रही थी इन लोगों की। 1929 के लाहौर सेशन में नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया। गांधी जी ने कांग्रेस में बस एक प्रेसिडेंसी करी है सेशन की, वो है 1924 की बेलगावी वाली। और पहला सेशन गांव में जो हुआ है वो हुआ है 1937 में। ध्यान रखना कोलकाता लाहौर कहां कहां हो रहा था। कांग्रेस के सेशन में पहली प्रेसिडेंसी और ओनली किसने की थी? फर्स्ट एंड लास्ट गांधी जी ने 1924 की बेलगावी में। और पहला सेशन विलेज में जो हुआ था वो था फैजपुर में, दैट इज 1937। आगे बढ़ते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में होता है, जहां पे लॉर्ड कर्जन कर देता है। वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेके आता है, जहां पे जिसके पार्टीशन ऑफ बंगाल के बदले मतलब अगेंस्ट में स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट चलता है, देश अपनाओ और टाइटल को हटाओ। 1905 के बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, जिसके प्रेसिडेंट आपके वकार और मुल्क थे। उस टाइम पे नवाब आपके सलीम उल्लाह खान थे। परमानेंट प्रेसिडेंट इसके आगा खान को माना गया। 1930 में ही मोहम्मद इकबाल ने सारा जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोला। ही ग्लेव द स्लोगन ऑफ इनकलाब। इनकलाब वर्ड जो है मोहम्मद इकबाल ने बोला है, उन्होंने ही मुस्लिम कंट्री का वो किया। और इनकलाब वर्ड के अंदर जिंदाबाद किसने ऐड किया? हसरत मोहानी ने, ठीक है। और 33 में पहली बार वर्ड का यूज किया गया रहमत अली का, पाकिस्तान वर्ड का। और 40 में पाकिस्तान की बात आ गई हमारे पास। सूरत सेशन की बात करें 1907 में आपको बताया था कि सूरत सेशन में कांग्रेस दो पार्ट में बढ़ जाती है। मेन रीजन जो होते हैं पार्टीशन के वो होते हैं रास बिहारी घोष। लीडर जो आपके लीडर्स वो देखो अब दो पार्ट हो गए, एक्सट्रीमिस्ट और अब नरम दल गरम दल। जो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर होते हैं वो क्या होते हैं? लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और पाल का आप बताओगे। उसके बाद आपका आता है बाबू मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले अलग है, मिंटो अलग है, इन दोनों मिलकर एक रिफॉर्म लेके आते हैं जिसमें कहते हैं कि भैया हमें मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। इनकी मालूम करते, क्योंकि ये इनकी नीति क्या थी? फूट डालो और शासन करो। इनको पता था कि जब हम मुस्लिम के लिए मांगेंगे तो बाकी लोग भी टूटेंगे। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग की बात होती है। जॉर्ज पंचम का डिक्लेरेशन आता है कि बंगाल पार्टीशन आपकी कैंसिल हो गई और कोलकाता को और कैपिटल को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर देता है, जो कि 1912 में प्रॉपर तरीके से शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद 1913 में फॉर्मेशन ऑफ गदर पार्टी होती है, जिसके मेन लीडर कौन थे? आपके लाला हरदयाल। सैन फ्रांसिस्को में पार्टी फॉर्म होती है जो कि एक रेवोल्यूशनरी पार्टी होती है। 1940 में आपका काम गदारू एक्सप्रेस होता है, जो कि एक जापानीज शिप थी, सिख गुरु वाला जो आपने इंसिडेंट पढ़ा है कि बहुत सारे सिख कनाडा जा रहे होते हैं, वहां पे उनको नहीं लिया जाता है और जब वापस भेजते हैं तो यहाँ पे भी नहीं लिया जाता है और अटैक होता है। 1915 में हमारे गांधी जी वापस आते हैं इंडिया में और आते ही ये भूख हड़ताल करते हैं, फर्स्ट सत्याग्रह 1917 में। पहला हंगर स्ट्राइक करते हैं 1918 में अहमदाबाद में। चंपारण सत्याग्रह जो था वो इंडिगो यानी कि नील की खेती और किसानों से रिलेटेड था। अहमदाबाद में जो हंगर स्ट्राइक इन्होंने किया था वो था मिल वर्कर्स के लिए, और जो खेड़ा मूवमेंट किया था वो था इन्होंने किसानों के लिए। आगे बढ़ते हैं। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है, जिसमें देखो मॉर्ले मिंटो में मुस्लिम की बात की, मॉन्टेग चेम्स में क्या की? इन्होंने ये कहा कि भैया सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग होगी, जिसमें
ये सिख और क्रिश्चियन को भी अलग अलग दे दो। रॉलेट एक्ट आता है जिसको हम ब्लैक लॉ भी बोलते हैं। ब्लैक लॉ मतलब क्या कि आप किसी को भी क्रांतिकारी को बिना किसी जुर्म के पकड़ के जेल के अंदर डाल सकते हैं। इसका विरोध किया गया। जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर इसका विरोध कर रहे थे। फिर जनरल डायर था, आपको याद होगा, उसने फायरिंग करा दी और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हो गया। खिलाफत मूवमेंट आता है, यह आपकी मैटर ऑफ टर्की होता है, जिसके दो इंपॉर्टेंट लीडर थे, शौकत अली एंड लियाकत अली। आगे बढ़ेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जब यह कांड हो जाता है तो गांधी जी 1919 वाले के बाद असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं 1920 में। 1 अगस्त को स्टार्ट होता है। यह पहला मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट था गांधी जी के अंदर। बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो चुकी है। गांधी जी ये डिक्लेयर करते हैं सेशन में कोलकाता के 1920 में। अच्छा, मूवमेंट बिगेन विद द महात्मा गांधी केसर हिंद मेडल। गांधी जी ये जो नॉन असहयोग आंदोलन है वो कैसरे हिंद का जो मेडल है वो त्याग देते हैं और क्रांति की शुरुआत करते हैं, आंदोलन की शुरुआत करते हैं। गांधी जी को अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लेना पड़ता है 1922 में, क्योंकि क्रांतिकारी गोरखपुर से गुजर रहे थे जहां पर चौरा चौरी पुलिस स्टेशन था, उसमें वो आग लगा देते हैं और गांधी जी इन सब चीजों के बहुत खिलाफ थे। वरना कहा जाता है कि 1920 में ही हम लोग को आजादी मिल जाती, क्योंकि पहला मास वाला ये इवेंट था। 1923 में फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी होती है, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी और मोतीलाल नेहरू एंड के मेन लीडर्स थे। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की गणना होती है। कानपुर में रेवोल्यूशनरी पार्टी है जिसके नेता आपके चंद्रशेखर आजाद होंगे। रटने वाली चीजें हैं। आगे बढ़ोगे, 1925 में आपका काकोरी इंसिडेंट होता है। काकोरी वाली ट्रेन को लूट लिया जाता है। सहारनपुर से लखनऊ ट्रेन जारी होती है। कल्प्रिट जो होते हैं उसमें होते हैं चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, रोशन लाल एंड अशफाक उल्ला खान। बाबू आपसे ये पूछेंगे कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि इनमें से कौन काकोरी वाले इंसिडेंट में किन्होंने पार्ट नहीं लिया था, तो आपको बताना है कि भगत सिंह ने इसमें पार्ट नहीं लिया था। वरना आपको लगता है कि हमारा लड़का हर जगह ही होगा तो आप डाल के आते हो। नेक्स्ट इज 1927 साइमन कमीशन का गठन होता है। लॉर्ड इरविन उस टाइम पे होता है। 1928 में वो इंडिया आने वाला होता है। जो डिस्प्यूट मेन होता है कि भैया जांच पड़ताल के लिए 7 लोगों को लिया गया और सब के सब गोरे थे। साइमन गो बैक का नारा लगा रहे होते लाला लाजपत राय लाहौर में। एक लाठी उनके चोट सर पे लगती है और उनकी मृत्यु वहीं पे हो जाती है। 1928 में बाबू होता है बारदौली सत्याग्रह, जो कि किसानों से रिलेटेड है, जिसके लीडर थे मेन वल्लभ भाई पटेल। और वहीं पे सरदार गांधी मतलब सरदार का टाइटल गांधी जी को दिया गया महिलाओं के द्वारा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल इसलिए बोला गया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है जिसमें पहले इलेक्ट्रोड को कैंसिल कर दिया जाता है। फर्स्ट टाइम फंडामेंटल राइट की बात की जाती है। और आपको पता है, मैंने बता दिया कि पूर्ण स्वराज की मांग होती है 1929 में। 1930 में गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून वाला जो था, वो स्टार्ट करते हैं, जिसको डांडी मार्च कहते हैं। इसको साबरमती से दांडी 3 लोग जाना था। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये लोग गए हैं। 78 लोगों ने इसको अटेंड किया है और ये दांडी के नवसारी डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होता है। आगे की बात करेंगे। अब भारतीयों को मनाने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है भैया, जो कि जेम्स पैलेस लंदन में होता है, लेकिन इसको गांधी जी अटेंड नहीं करते हैं। फिर इरविन आता है और कहता है कि गांधी जी और इरविन जी समझौता करेंगे 5 मार्च 1931 को कि आप एक बार आइए और आके जरा बात तो करिए कि बात क्या है। उसके बाद गांधी जी से केवल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। किसमें जाएंगे? ओनली सेकेंड में, ठीक है। उसके बाद जाते हैं, वहां पर उनको सही नहीं लगता है और आते ही फिर से वो अपना नमक सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। एक खास बात यह है कि जितने भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थे सबको हमारे भीमराव अंबेडकर ने वो किया है। उसके बाद बात होती है कम्युनल अवार्ड की, जिसमें भीमराव अंबेडकर का यह रहता है कि भैया एक्सपेंशन किया जाए सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर दलित। जहां पे अपने गांधी जी जेल में होते हैं, वहां पे पूना पैक्ट होता है भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में कि इस पे सुनवाई होगी। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसमें वर्मा को इंडिया सेपरेट कर दिया जाता है, जो कि एग्जैक्टली 1937 में होता है। और प्रोविंस में इलेक्शन होते हैं। जब इलेक्शन होते हैं तो ब्रिटिश को 11 सीटें मिलती है, कांग्रेस को फुल मेजोरिटी मिलती है 5 में एंड कांग्रेस सपोर्टर्स को 8 में। 8-5 कितने हो गए? 13। यानी कि सरकार किसकी बनेगी? भारत की। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कौन कौन सी थी? तो बंगाल थी, सिंध थे एंड पंजाब थे। इसके बाद
1944 में इंडिविजुअल सत्याग्रह आता है जिसको विनोबा भावे बोलते हैं और चाचा नेहरू जी करते हैं। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1942 का क्रिप्स मिशन आता है जिसपे गांधी जी कमेंट करते हैं कि भैया ये पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप लोग हार रहे हैं तो आप लोग ये वादा कर रहे हैं, चेक पे ये लिखा हुआ था कि अगर आपके सैनिक वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ देंगे तो हम लोग आपको आजादी देंगे। गांधी जी ने कहा कि भैया 1942 में पहुंच गए हैं और हम ऑलरेडी जीतने वाले हैं, तो ये पोस्ट डेटेड चेक हो गया। उसके बाद 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चालू होता है जिसको हम अगस्त रेवोल्यूशन बोलते हैं। उस टाइम पे पैरेलल गवर्नमेंट चल रही होती है बलिया, सतारा एंड तामलुक में, एंड इसको उकसाने का काम जो करती है वो करती है अंडरग्राउंड रेडियो गवर्न्ड बाई ऊषा मेहता। नेक्स्ट आपका आएगा 1944 में चितरंजन दास CR फॉर्मूला, जहां पे मुस्लिम कंट्री का थॉट आता है और मोटिव होता है कि भैया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में पैचअप करा दिया जाए और दोनों भाइयों को अलग कर दिया जाता है। 1946 के कैबिनेट मिशन में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन होता है और उसके बाद 1947 माउंटबेटन प्लान के तहत हमारा भारत आजाद हो जाता है। यह एक्ट हाउस ऑफ कॉमन्स में पास होता है 4 जुलाई को, एक्चुअली में पास जाता है वहां पर 4 जुलाई को, पास होता है 18 जुलाई को, और हम आज़ाद होते हैं 15 अगस्त 1947 में, भारत आज़ाद हो जाता है। आई होप एक सांस में मैंने आपको यहाँ तक करा दिया, सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड भैया इसकी PDF मैं रिलीज़ बहुत जल्दी कर दूंगा, मेक श्योर कि तुम लोग शेयर कर देना। एक दिन का टाइम दो, जो डिटेल्स मिसिंग है उसको मैं नोट करूंगा। एंड अगर तुम्हें सब कुछ सही लगा है, सब कुछ ठीक लगा है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच ऑल, जय हिंद। एंड ये सीरीज़ जो मैंने सोच रखा था कि मैं डेडिकेट करूंगा हमारे रियल लाइफ हीरोज़ को, वो तुम्हें कैसी लगी? अगेन, जब भी रियल मोटिवेशन इसी जब भी हम इनके बारे में बात करते हैं तो रियल मोटिवेशन यही है। थैंक यू सो मच ऑल एंड जय हिंद। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में।